Muskan, good evening, Muskan. It is 5:15. Look, our sir is there. You are eagerly waiting, not we also eagerly waiting. हम लोग wait कर रहे हैं और he will be coming. There are some maybe network issues, but he will be joining. Just have patience. Good evening, everybody. Me, Aditya Gautam, in behalf of Awake Jharkhand, I am representing Good evening, everybody. Me, Aditya Gautam, in behalf of Awake Jharkhand, it is an initiative of Awake India. We are going to organize a free webinar for the civil diploma students. आज हम लोग एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हमारे मेंटर सर ट्रेनर he is an senior engineer. His name is Mr. Ashish. He is a BIT Sindri product or currently working in NBCC Vijayawada as a senior engineer. उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे हर्डल्स फेस किए हैं, चैलेंजेस फेस किए हैं, क्योंकि जॉब लेना आज के डेट में आसान नहीं होता. You have to face written examination also, interview also. तो वो सारी चीजें को किताबों में या कहीं गूगल में भी नहीं मिलेगा. वो इंसान मतलब वो आपको इंफॉर्मेशन वहीं से मिल सकता है जब एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे वो लोग आए अपनी चीजें शेयर करें. तो हम लोगों ने एक सेमिनार किया था मिस्टर एस एन सिंह के साथ. ही इज कोल इंडिया रिटायर्ड जीएम. तो उस वक्त हमारे बच्चों ने जो भी पार्टिसिपेंट थे उन्हीं में से कहा गया कि वी नीड ए फ्री वेबिनार. हमने अपने मैनेजमेंट से बात किया, सीनियर अथॉरिटी से बात किया कि सर झारखंड के बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए. तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. इट इज नॉट इजी टू एज ए फ्री वेबिनार, बट हमने जब कंपनी को ये बातें रखी, उन्होंने इस बात को जेन्युइन समझा और ये प्लेटफॉर्म दिया और हमें एक फ्री वेबिनार करने की परमिशन दी और आज हम वो करने जा रहे हैं. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 5:15 और 5:20 होने जा रहा है. आई थिंक सर विल बी पार्ट ऑफ दैट विद इन 1 or 2 minutes. और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी अपने नाम को अपने नाम के साथ कॉलेज नेम, टाउन नेम जरूर दें, क्योंकि वो तब सर समझ पाएंगे. क्योंकि हो सकता है सर इंटरेक्टिव सेशन ले, वो बच्चों को बुलाए पूछे, तो वो जब पूछेंगे वहां पे कोई नाम ही नहीं रहेगा Realme 1, तो आप समझ रहे हैं कैसा प्रेजेंटेशन होगा. सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट और अपने आप को रिनेम कीजिए. और अगर रिनेम नहीं कर पा रहे तो राइट इट डाउन इन द टेक्स्ट विंडो, चैट विंडो. हमारी ऋषभ, हमारी टेक्निकल टीम में ऋषभ है, आदि है, दे विल डू एंड रीनेम योर नेम. बट इट इज अ रिक्वेस्ट, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज उसको करें और हम लोग चीजों को इनिशिएट कर सके. अब तो मैं वीडियो पे हूँ, देर में अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है. मैं ऋषभ, इज इट व्हाट ऑडियो वीडियो इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो सर. क्लियर है ना? या सर. तो बाबू तुम लोग का नेट प्रॉब्लम है. आप लोग ऐसा करिए ना, आप लोग ऐसे जगह पे या खुले में चले जाइए. खुद बाहर बैठा हूँ, यू कैन इमेजिन. मेरे घर में नेटवर्क का प्रॉब्लम था, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग माय कार. मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ और आराम से काम कर रहा हूँ. वहां पे नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, मैं खुले में आ गया हूँ, नेट भी क्लियर है, आवाज भी क्लियर है. तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, you sit wherever you are possible where the net is having 100% coverage. Okay? आशीष जी आए क्या? नो सर, अब तक तो नहीं आया. थोड़ा कॉल कर लो ना हमारे सर को.
Sure, sir. अब देखिए रियलमी 1 आ गया, रेडमी एक आ गया, रेडमी भी एक और आ गया, 3 रेडमी है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा होल्ड, मैं कर रहा हूँ। रियांशु, आई एम टॉकिंग विद। Okay, okay, sir. ठीक है, तुम छोड़ो। तीन रेडमी है, इनको आप रीनेम करने का मन नहीं कर रहा है क्या? आप हमें तो बोलिए, मैं कर देता हूँ। आशीष गुप्ता, प्लीज राइट इट डाउन। इतना रिक्वेस्ट तो मैं कर रहा हूँ, प्लीज। मैं आप लोग का बड़े भाई के टाइप हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड इट। आरबी टैक, ये क्या है? Now we are going to reach our number. We are at 89 और 11 बच्चे आएंगे, विंडो क्लोज हो जाएगा। आशीष, प्लीज राइट योर नेम, कॉलेज। मुकेश कुमार साव, ये तीनों रेडमी जो है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो। Who is Vikram? Who is Vikram? प्रियांशु, ये विक्रम कौन है? No, no, sir. I think, sir, Ashish, sir, will come. He's come, sir. Hello, आशीष सर है? Ashish, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening. Hello. गुड इवनिंग सर। आशीष सर इज देयर? Hello. आशीष Am I सर? audible? यस सर, यस सर। सर 2 मिनट का टाइम लूंगा सर, इंट्रोडक्शन कर देते हैं, क्योंकि हमें एक वेलकम भी करना है आपको। आवाज आ रही है सर? आशीष सर? हेलो? 1 second, sir. One mute नहीं कर रहे हैं अभी. Hello, Ashish, sir. Okay. Hello, sir. हाँ hello. Good evening, sir. हाँ good evening. गुड इवनिंग सर। सर Good आप ना evening. वीडियो ऑन कर लीजिए, और ऑडियो तो है ही। हाँ मैं कर रहा हूँ। उसमें एक वो मैं बोल रहा था, इसमें दो चीज में बोला, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीन शेयर, दो क्या ऑप्शन सर? अलाउ क्या सर? कीजिए उसमें। दोनों ऑन है सर. एक सेकंड। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आशीष जी, क्या सर? हेलो। You are. Good evening, sir. गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। ओके। Sir, in behalf of Awake Jharkhand, we welcome you to this platform, Awake Jharkhand platform. यहाँ पे हमारे झारखंड के जितने बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक कॉलेज से अभी बिलोंग करते हैं, सिविल के हैं सारे बच्चे, उनके डाउट्स हैं, उनके कुछ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में हर्डल्स, जो चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं और वो फेस भी कर रहे हैं, उन्हीं बारे में हम आपसे एक हेल्प या मार्गदर्शन चाह रहे हैं। इसीलिए हमने आपको इनवाइट किया है सर। और यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो आपसे समझेंगे, सीखेंगे। और अपने बारे में सर आप बताइए, और आप स्टार्ट कीजिए। हेलो सर, इज इट ऑडिएबल? Good evening, ma'am.
मैम को अनम्यूट करो। Good evening, team. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग Good मैम। evening. Good evening. Good evening. So we have a. Am I audible? Yeah, ma'am. यस मैम। Okay. 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 So we have full techno common click. Ma'am, I think Ashish sir left कर चुके हैं sir. Ma'am. हाँ Maybe he will join again. मे भी, क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था मैम, इनका Yeah, वीडियो भी sir. आया, ऑडियो भी आया, फिर Hello, Ashish sir. आशीष सर आ गए, ऑडियो वीडियो ऑन है। या Ashish Good sir. Good evening. Hello. Good evening. Good evening, guys. Good evening, everyone who is joining us and who has already joined. Please be patient क्योंकि आशीष सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं and we just checked out his voice. Ashish sir, we are audible to you? Hello. Yes. Please reel me. Switch off your video. Yeah. Audible. अच्छा, मैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है आशीष सर का इंट्रोडक्शन, क्योंकि आदित्य सर ने दिया होगा, बट यहाँ मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो बताना चाह रही हूँ आशीष सर के बारे में, प्लीज सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। ऑल्दो एवरीवन का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, राइट? बट अगर मैं आशीष सर की बात करूं तो सर ने जितना मुझे पता है इनके बारे में, he has struggled a lot. There is some internet problem. Am I audible? Yeah. Yes, Audible. ma'am. Audible. Yes. तो आशीष सर ने बहुत ज्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा है। अगर मैं बात करूं, आज बच्चे एक्सक्यूजेस देते हैं, कोरोना का टाइम है, कोरोना में मैम ये नहीं होता, वो नहीं होता, हमें पैसे का प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तबीयत खराब है, अब डिफरेंट एक्सक्यूजेस बन जाते हैं आपके लाइफ में, जहां आप अपने आप को कहते हो कि हम आगे, हमें बढ़ने में ये प्रॉब्लम हुआ, हम सक्सेस इसलिए नहीं कर पाए या हम अपॉर्चुनिटीज नहीं ग्रैब कर पाए। लेकिन अगर मैं बात करूं आशीष जी की, तो इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। आई डोंट वांट टू गो विद दैट, बट इतना जितना मैं जानती हूँ, उसके बाद इतना कुछ होने के बाद, मतलब लाइफ में इतना आगे आए, उन्होंने खुद की पोजीशन खुद बनाई है। नो वन इज हिज गॉडफादर, कोई यहाँ उनका गॉडफादर नहीं था। तो फाइनली ही हैज गेटिंग दिस पॉइंट, या पोजीशन जो इनको मिला है, ये सेल्फ मेड पर्सन है, आज आपके सामने एज एन मेंटर प्रेजेंट है। ये आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स के लिए मेंटोर है। एंड सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपना टाइम हमें दिया, अवेक झारखंड को दिया। थैंक्स फॉर दिस आशीष सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आज आपको सुनने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ ज्वाइन है, और मैं चाहूंगी कि जिस तरह से आपने अपने लाइफ में एक इंस्पिरेशन लिया होगा, सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंस्पिरेशन देता है, उसके बाद वो इतना आगे आता है। तो आज आप बच्चों को भी वो इंस्पिरेशन दीजिए। इस वक्त बहुत लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं, बहुत लोगों का माइंड सेटअप चेंज हो चुका है। कहीं ना कहीं डिसीज ठीक है, एक प्रॉब्लम है, बट कोर्सेज को लेके, पढ़ाई को लेके, लाइफ में आगे बढ़ने को लेके, तो आई वांट एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा, जब आप कोर्सेज से रिलेटेड वेबिनार दें, तो ये थोड़ा सा मोटिवेट जरूर बच्चों को करें, उन्हें बताएं हाउ टू टैकल एवरीथिंग एंड हाउ टू बी अ गुड फाइटर इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में, राइट? सो आई वेलकम यू फ्रॉम माई टीम, मेरे सारे टीम की तरफ से, सारे कैंडिडेट्स की तरफ से, और वार्म वेलकम आशीष सर इन दिस अवेक झारखंड वेबिनार। लुकिंग फॉरवर्ड कि आज बहुत अच्छा वेबिनार हो, so that we can get a good feedback and really look forward from a positive side from your side. Okay. Hello. Thanks for everyone for telling a lot of things about me. But besides that, I think there are some other factors that is also important.
Okay. Now I think I should not waste the time, and I should continue my session. Okay. Sure, sir. Please Okay. go ahead. Okay. Everyone can hear the voice of Ashish sir. If there is any problem, please raise your hand so that we can start this seminar. Yeah. Okay, sir, go ahead. We don't Okay. have Okay. any issue. Okay. So now I'm sharing my screen. Okay. Sorry. Who is this Redmi? Please, Redmi. मैंने आप लोगों को कहा था अपना नाम लिखें, वीडियो ऑफ करें. प्रियांशु, क्या सर? अगर ये रीनेम नहीं करता इनको निकाल दीजिएगा. Priyanshu, please remove Redmi. Ashish, switch off your video, please. No one is allowed to start their video. Redmi, so please remove कीजिए. रेडमी को आप मैम हटा आशीष दीजिएगा. सर आ गए मैम. ठीक है. And every student please listen. It's very important. Don't switch on your video unless until जब तक आप लोगों से कोई question या queries लिया ना जाए. And please maintain the dignity. We are not allow anyone to do this kind of mischievous activity in this group or in this meeting. बनाया गया है. So please maintain the decorum. Hello. आदित्य जी. आशीष सर. हाँ, आप सबका वीडियो ऑडियो सबका म्यूट करके रखिए. सिर्फ Okay, मेरा ऑडियो ऑन रखिए और एक टेक्निकल टीम का ऑडियो ऑन रखिए. बाकी सारा Okay, ऑफ कर दीजिए आप. ओके ओके. ठीक है. हेलो. हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है. हेलो. या सर. हेलो सर. सर स्क्रीन शेयर हो रहा है सर. आदित्य सर का ऑडियो ऑन कर दो. आदित्य सर वीडियो आप स्विच ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए. एंड टेक्निकल टीम से ऋषभ आप अपना ऑडियो ऑन रखिए ओके सो मैम. दैट आशीष सर को पूरा सपोर्ट मिलेगा.
राइट? मैम आदित्य सर लेफ्ट कर गए। वो आ जाएंगे। ओके मैम। हेलो। ओके आशीष सर लेट्स स्टार्ट। यस हाँ आशीष सर, यू आर ऑडिबल, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देन I think all are civil engineer here, or either they will become a civil engineer. Okay. So my first question to all is, why civil engineering? This is a very big question, or you can say this is very important also. So ज्यादा मैं आप लोग का भी टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जब अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लूं उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर राउंड रखूंगा, उसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जितना बता रहा हूं उसमें से आप एक काम करो कि उसमें जो भी स्लाइड में जो डाउट है, ठीक है, वो आप अपने कॉपी वगैरह में लिख के रखो। जब मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग वो डाउट पूछ सकते हो। इसमें मैं बेसिकली 2-3 चीजें कवर करूंगा कि अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग लिए हैं तो उसमें से हम लोगों का आगे का क्या स्कोप है, हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे तो क्या जॉब कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है आप लोग को कहाँ जॉब करना है। और थर्ड इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है किस कंपनी में आप जा सकते हैं, और कुछ कंपनी के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि उस कंपनी में आप जाओगे या उस स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या PSUs हो, तो वहां पे एंट्री की क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट जो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि वाई सिविल इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट। तो इससे पहले ये जानना जरूरी है कि सिविल इंजीनियरिंग क्यों लिए आप लोग। ठीक है, तो इसमें ना एक्चुअली 3 टाइप के लोग होते हैं, आप लोग भी उसी कैटेगरी में फॉलो करोगे। ठीक है, फर्स्ट जिनके पेरेंट्स, अंकल, फ्रेंड या कोई ऑलरेडी सिविल इंजीनियर होते हैं। ठीक है, और उन्हें सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पहले से थोड़ा कुछ आइडिया होता है, तो फिर उन लोगों के मन में एक इंटरेस्ट आता है कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं अपने पढ़ाई के लिए। ठीक है, चाहे आइदर वो डिप्लोमा हो, डिग्री हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो एक वहां से उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं उनका क्या होता है कि जैसा उनका रैंक आता है उन्हें सिविल इंजीनियरिंग मिल जाती है, वो लोग कोई अपने से लेते नहीं है। ठीक है, उन लोग को सिविल इंजीनियरिंग मिल जाती है, जैसे रैंक आया उस रैंक के हिसाब से मैकेनिकल किसी को मिल गया, किसी को सिविल मिल गया, तो उन्हें सिविल मिल जाती है। तो थर्ड टाइप के लोग होते हैं, उनका क्या होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता ब्रांच के बारे में, उन्हें ब्रांच के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है कि आइदर वो सिविल ले, मैकेनिकल ले, कंप्यूटर साइंस ले, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है। ठीक है, तो जनरली जो हम लोग इंडिया में, जैसे इवन स्पेशली झारखंड में, सेकेंड और थर्ड टाइप के लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि बेसिकली लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव से बिलोंग करने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती है। वो लोग फाइट करते हैं, आइदर धनबाद जाके, रांची जाके या घर पे रह के कहीं पे अपने से फाइट करते हैं, और उनका क्या होता है जो ब्रांच मिल गया वो ले लिए, या जिस रैंक के हिसाब से मिला वो ले लिए। ठीक है, तो अब आप सिविल इंजीनियरिंग ले चुके हैं। ठीक है, तो अब ये मैटर नहीं करता है कि आपने क्यों लिया, कैसे लिया, ये अब मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, अब मैटर क्या करता है, अब हमने सिविल इंजीनियरिंग ले लिया है तो आगे इसमें क्या कर सकते हैं। तो जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों, आखिर सिविल इंजीनियरिंग लेने के बाद अब क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग कितना पढ़ाई कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है, कितना पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग कोर्स डिटेल में इसका देखते हैं कि कोर्स डिटेल में हम लोग क्या क्या पढ़ाई करते हैं या कर सकते हैं। फर्स्ट तो जो आप लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये डिप्लोमा हो या ITI हो। ठीक है,
ITI में जनरली प्लम्बिंग वगैरह, प्लम्बर वगैरह कवर होते हैं, टेक्नीशियन वगैरह होते हैं। इसमें आप इसे हटा भी तो दो, आपका एक डिप्लोमा बचता है जो कोर सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, इसके बाद आता है बीटेक, जिसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीटेक से सारे लोग अवेयर होंगे। जो 10+2 किए हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसके बाद वो एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन लेने के बाद उन्हें 4 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है बीटेक के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए क्या होता है, वो 3 साल डिप्लोमा का कोर्स करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उन्हें एक एग्जाम देना पड़ता है जिसे D2D कहते हैं, डिप्लोमा टू डिग्री एग्जाम, ठीक है। वो एग्जाम देने के बाद वो उनको बीटेक में डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, ठीक है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, दैट मीन्स 3 ईयर डिप्लोमा प्लस 3 ईयर डिग्री, 6 ईयर। और जो डायरेक्ट बीटेक करते हैं उन्हें 10+2, दैट मीन्स 2 ईयर इन +2 एंड 4 ईयर इन बीटेक। दैट मीन्स आप अगर डिप्लोमा करो या डिग्री करो, आपको 10th के बाद 6 साल देने पड़ेंगे, डिप्लोमा प्लस डिग्री हो या फिर +2 प्लस बीटेक हो, ठीक है। थर्ड आती है इसमें मास्टर्स, एमटेक। जब आप लोग, अब यहाँ के बाद क्या होता है, जो बीटेक है, बीटेक तक जनरली कोई पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ स्कॉलरशिप कवर होती है। क्या स्कॉलरशिप कवर होती है? जो वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो डिप्लोमा में भी होता है, डिग्री में भी होता है। लेकिन इसके बाद का आप जो भी डिग्री करोगे इसमें आपको प्रॉपर स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसके आगे की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आप बीटेक के बाद की हायर स्टडी, यहाँ से हायर स्टडी आपकी स्टार्ट होती है बीटेक के बाद। बीटेक के बाद हायर स्टडीज आप मान लो, क्योंकि इसे डिग्री बोलते हैं, इसे हायर डिग्री बोलते हैं। यहाँ से इसके नीचे जो भी होगा, ठीक है। तो अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपको अभी का जो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो है 12,800 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद ये 2 साल का कोर्स होता है एमटेक। अब जैसा कि एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, हम लोगों को बताया जाता है कि आप किसी तरह 10th कर लो, उसके बाद ज्यादा सोचना नहीं है। और ये सीक्वेंस आगे भी चलता है। फिर लोग बोलते हैं +2 कर लो, फिर लोग बोलते हैं एक बार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो, फिर बोलते हैं बीटेक कर लो। इसका कोई डेड एंड नहीं होता है, क्योंकि इसका जस्ट ऑपोजिट है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ अपना ड्रेनेज सिस्टम का। आप लोग पढ़े होंगे, प्लम्बिंग इसे बोलते हैं जनरली, सिविल इंजीनियरिंग आप लोग पढ़े होंगे पाइप सिस्टम, ठीक है। जैसे घर का जो पानी होता है, ठीक है, वो जब निकलता है तो पाइप के थ्रू क्या जाता है, मेन ड्रेन में जाता है। जो म्यूनिसिपल वाले ड्रेन नाला बनाते हैं उसमें जाता है। वो नाला क्या होता है, फिर बड़े नाले से मिलता है। फिर जो बड़े नाले क्या होते हैं, आसपास के छोटे नदी में मिलते हैं। फिर छोटे नदी क्या होते हैं, बड़े नदी में मिलते हैं। और बड़े नदी में से क्या होता है, आगे समंदर में मिलते हैं, ठीक है। तो आप जो 10th है वो आप एज्यूम कर लीजिए कि घर का नाला है, और आप जैसे जैसे नीचे जाओगे आप समंदर की ओर जा रहे हो। तो आपको पता ही होगा कि समंदर का तो कोई अंत है नहीं। तो आपका जो डायरेक्शन है वो वाइडर हो रहा है, आगे जो है आगे वाइडर हो रहा है, ठीक है। वो नैरो नहीं हो रहा है, वो वाइडर हो रहा है, ठीक है। जैसे आप बीटेक में सारे चीज कवर करते हो, डिप्लोमा में सारे चीज कवर करते हो, स्टील भी पढ़ते हो, आरसीसी भी पढ़ते हो, वाटर भी पढ़ते हो, इरिगेशन भी पढ़ते हो, हाईवे ट्रांसपोर्ट ये सब भी पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन आप जैसे यहाँ से नीचे जाओगे मास्टर्स में, आपका यहाँ अलग हो जाएगा, स्ट्रक्चर्स अलग हो जाएगा, जिसमें आपको आरसीसी ये सब पढ़नी है। यहाँ फिर रोड बिल्कुल अलग हो जाएगा, वाटर बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप जाओगे, बीटेक में तो सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन जब इससे नीचे जाते हैं तो क्या होता है ना, अब इन डेप्थ पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा, स्ट्रक्चर में जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जैसे आरसीसी हो गया, उसके बाद और क्या हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा मास्टर्स में। अब जियो टेक्निकल, अब सॉइल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आता है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगोगे, ठीक है। इसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है क्या है, पीएचडी। पीएचडी क्या होता है,
पीएचडी जनरली ये आप मान के चलो कि जो लोग किसी चीज में पीएचडी कर ले वो उनके पास काफी नॉलेज होता है, ठीक है। जैसे हम लोग भी गांव में यूज करते हैं ना, कोई भी जब बात होती है तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। हेलो, यस यस। ये स्क्रीन में ऐसे क्यों आ रही है वो लाइनिंग, उसे आप ऑफ कर ये दीजिए। बच्चे लोग कर रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए चैट लिख रहा था। वो कौन है, उन्हें बोलिए ये सब मत करे, वो डिस्टर्ब हो रही है ना क्लास पूरी, ठीक है। उन्हें बोलिए वो बंद करे, ठीक है, ओके। इस पे आते हैं पीएचडी। तो हम लोग गांव में भी क्या करते हैं जनरली कि जैसे कोई कुछ बोल देता है ना तो हम लोग कमेंट कर देते हैं क्या आप इस टॉपिक पे पीएचडी किए हो क्या, ऐसे हम लोग ऑन जनरल टर्म बोलते हैं। लेकिन ये पीएचडी रियली में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसके लिए काफी समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। और उसके बाद एक लास्ट डिग्री आता है जो है पोस्ट डॉक। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल इररिलेवेंट है, ठीक है। तो 1 या 2 साल का पोस्ट डॉक होता है। पीएचडी में जनरली 3 साल का मिनिमम कोर्स होता है, लेकिन 5 साल 6 साल तक भी एक्सटेंड होता है। मास्टर्स 2 साल का होता है, बीटेक 4 साल का होता है, डिप्लोमा आप लोग को ऑलरेडी पता है 3 साल का होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो कि ये सारा कोर्स कंप्लीट कर ले तो आपकी तो एज ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि 10th करते हुए अगर 5 साल से कोई बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करता है तो 10 साल तक हो गया तो 15 10th करते करते, और डिप्लोमा प्लस डिग्री 6 ईयर 21, और यहाँ 2 23, और यहाँ पे अगर करेंगे तो 5 साल भी अगर एवरेज मानते हैं 28, और यहाँ 2 ईयर 30 ईयर। तो अगर कोई बच्चा कोई गांव से बिलोंग करता है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतने सारे डिग्री करें। तो आपको यहाँ से इन शॉर्ट ये समझ में आ गया होगा कि सिविल इंजीनियरिंग का कोई लास्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या काम करना है, स्मार्टली काम करना है, आइदर डिप्लोमा कर ले, डिग्री कर ले, और इसके बाद यहाँ से आप जॉब लेके अपना सेटल हो जाए। टाइम मिले तो उसके नीचे का डिग्री सोचो, ठीक है। चलिए मैं आगे की डिटेल में आता हूँ कि अगर कोई लड़का डिप्लोमा कर रहा है और कोई लड़का पीएचडी कर रहा है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के पास क्या क्या स्कोप है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको कौन सी नौकरी मिल रही है, आप पीएचडी कर रहे हो तो कौन सी नौकरी मिल रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक मेजर एरिया डिफाइन कर रहा हूँ, मेजर एरिया ऑफ स्कोप, ठीक है। ये टेक्निकल है। टेक्निकल यहाँ मेरा लिखने का ये सेंस है कि जो +2 वाली वैकेंसी होती है और जो ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी होती है वो बीटेक वाले भी भर सकते हैं। जैसा कि नॉर्मल बैंकिंग का एग्जाम होता है, बैंक पीओ का, रेलवे में स्टेशन मास्टर का एग्जाम होता है, और भी बहुत सारे एसएससी का सीजीएल वगैरह का एग्जाम होता है, आप लोग आगे पढ़े हुए, एलडीसी का एग्जाम होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो वैकेंसी है इसे मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ टेक्निकल बता रहा हूँ कि आप इस सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में क्या क्या कर सकते हो। नॉन टेक्निकल में तो आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और +2 की डिग्री है, तो आप वहां के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हो नॉन टेक्निकल में। लेकिन मैं उस बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ टेक्निकल बात कर रहा हूँ। सबसे पहले है एकेडमिक। एकेडमिक मतलब आप पढ़ाई करके दूसरे को पढ़ा सकते हो, ठीक है। दूसरे को पढ़ा सकते हो, कहाँ पढ़ाओगे, आइदर पॉलिटेक्निक के लेक्चरर बन सकते हो, ठीक है। आगे क्या कर सकते हो, तुम बीटेक कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का बहुत सारा स्कोप है जिसमें एकेडमिक्स, ठीक है। सेकेंड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप जितने इंस्टीट्यूट का नाम सुने हो, इसरो, डीआरडीओ, ठीक है। आगे और क्या है, बार्क हो गया, ठीक है। डीआरडीओ में जेई की वैकेंसी होती है, ठीक है। इस टाइप का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, एज ए साइंटिस्ट काम कर सकते हो, एज ए टेक्निकल ऑफिसर काम कर सकते हो, एज ए साइंटिफिक ऑफिसर काम कर सकते हो, वहां बहुत सारे स्कोप होते हैं। थर्ड होता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। 80 to 90% लोग यही फॉल करते हैं, सब लोग यही काम करते हैं। जितने भी आप वैकेंसीज देख रहे हो, जितने भी वैकेंसी चाहे कोई भी ले लो, पीडब्ल्यूडी, वाटर डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जेई, कोई पीएसयू ले लो, आइदर एनबीसीसी हो, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, या यूपीपीसीएल हो, यूपी पावर, कोई भी आप वैकेंसी ले लो,
आप यहीं पे फॉल करोगे। इसी यहाँ 80 to 90% लोग यहीं पे जॉब करते हैं। अब ये मैं नीचे कुछ टर्म लिखा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर, एग्जीक्यूटिव एजेंसी, थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल, क्लाइंट, ठीक है। तो ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, अभी मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है डिजाइन, डिटेलिंग, सिमुलेशन, ड्राफ्टिंग। इसमें तो डिजाइन डिटेलिंग पता होगा, सिमुलेशन आपको आइडिया नहीं होगा, ड्राफ्टिंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है। इसको मैं क्यूमुलेटिव एक टर्म बोल रहा हूँ कि किसी बिल्डिंग को प्लान करना, उसमें कितने रिइंफोर्समेंट आते हैं उसे चेक करना, और लास्ट तक आप कैसे कैसे उसे बनाओगे, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है, यही है डिजाइन, डिटेलिंग, सिमुलेशन एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है। डिजाइन में क्या होता है, डिजाइन और डिटेलिंग में क्या होता है कि आप कोई बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को चेक करते हो, ठीक है, कि अगर ये बिल्डिंग कोई आर्किटेक्ट डिजाइन कर दिया, आर्किटेक्ट डिजाइन कर दिया, इसका मतलब है वो आपको बता दिया कि आप ऐसे से डिजाइन करके बनाओ, 2 कमरा इधर छोड़ दो, एक यहाँ किचन होगा, ये इधर है। लेकिन एज अ सिविल इंजीनियर आप यहाँ से जो आपको ड्राफ्टिंग किया हुआ चीज मिल रहा है उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो रिइंफोर्समेंट का डिटेल नहीं बताता है, ठीक है। आप वो नहीं बताता कि आप ये जो ड्राफ्ट किया हुआ है बिल्डिंग, आप यहाँ 4 रूम बनाओ, यहाँ 2 रूम बनाओ, यहाँ 1 रूम बनाओ, ठीक है। तो ये जो ड्राफ्टिंग करके दिया हुआ है, तो इसमें से वो नहीं बताता है कि आप जब इस टाइप का बिल्डिंग बनाओगे तो वो स्टेबल कर जाएगा, गिरेगा नहीं, ये जानकारी ये नहीं देता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिविल इंजीनियर की कि हम लोग उस चीज को डिजाइन करें, जो फेल कर रहा है उसका सेक्शन चेंज करें। अगर 200 बाई 200 का कॉलम लगाने से बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके सेक्शन को बढ़ाएं, उसके अंदर जो रिइंफोर्समेंट डाल रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है। तो ये डिजाइन, डिटेलिंग, सिमुलेशन, ड्राफ्टिंग हो गया। और ये स्टार्टअप के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप सबको पता है अपने से कुछ करना, ठीक है, इन शॉर्ट टर्म, चाहे वो छोटे लेवल पे आप करो या बहुत बड़े लेवल पे करो। स्टार्टअप मतलब खुद से कुछ करना, ठीक है, किसी दूसरे से नौकरी ना लेके खुद के लिए नौकरी करना, बस सिंपल यही है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट एस्टिमेशन, लोन सैंक्शन। ये लोन सैंक्शन वाला आपको पता होगा कि बैंक में जो भी सिविल इंजीनियर होते हैं, आप कहीं बैंक में लोन लेने के लिए जाओगे तो वहां एक टेक्निकल पर्सन होता है, वो भी सिविल इंजीनियर ही होता है, ठीक है। और कॉस्ट एस्टिमेशन आपको जैसे कि जनरली पता ही होगा कि कॉस्ट एस्टिमेशन किसी बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग को बनाने में कितने खर्च आ रहे हैं, कोई डैम को बनाने में कितने खर्च आ रहे हैं, और ये कुछ अदर एरियाज है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कौन है जिसे प्रॉब्लम हो रही है, कट कर रहा है बार बार, ये स्क्रीन को दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। 1 मिनट सर, आप 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे प्लीज। हाँ डियर पार्टिसिपेंट, एक चीज पूछना है, मतलब ये वेबिनार में किसको दिक्कत है या कौन करना चाहता है बताइए। मैं जिनको ये लाइनिंग करने का मन है उनको मैं मतलब एग्जिट करा देता हूँ। ये क्या तरीका है, मुझे समझाएंगे थोड़ा आप लोग? आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तभी हम लोगों ने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। मैं चैट पे भी लिख रहा हूँ, ऋषभ भी लिख रहा है, वेयर एज यू आर जस्ट डूइंग ऑन जो भी है। आप अपना हैंड रेस कीजिए जिनको इस सेशन को करना है, और जो नहीं करेंगे उनको मैं एग्जिट करा दूंगा, सो दैट वी गेट ए पीसफुल इन्वायरमेंट। हाँ, जिसे मन नहीं लग रहा है वो जा सकते हैं, हाँ भाई, हाँ प्रेशराइज तो नहीं है, ठीक है। हाँ बाकी लोग जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो लेंगे, ठीक है। नहीं, जिनका ऋषभ, जिनका हैंड रेज नहीं होगा उनको आप एग्जिट कर देंगे। बाकी बच्चे बाहर भी खड़े हैं, उनको मैं एंट्री नहीं दे रहा हूँ ड्यू टू दैट। और प्लीज मत लिखिए, अगर वो आपके दोस्त हैं उनको सजेस्ट कीजिए कि सर ऐसा मौका नहीं मिलता है। एक सेशन के लिए किसी को लाने के लिए ना कितनी मेहनत होती है, ये हमें पता है। एक ओपन प्लेटफॉर्म में आप, हाँ ठीक है सर, अब ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट आता हूँ, मैं एक एक के बारे में डिटेल में बताऊंगा। एकेडमिक्स क्या है, रिसर्च क्या है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस क्या है, और ये सब बताने के बाद मैं आपको एक लिस्ट ऑफ कंपनीज के बारे में बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो। टॉप 30 जॉब अपॉर्चुनिटीज करके मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें आप देख सकते हो कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, ठीक है। चलिए मैं एकेडमिक्स में आता हूँ। एकेडमिक्स में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा,
इसमें 3 स्कोप है। जनरली पॉलिटेक्निक लेक्चरर होता है जिसमें आपको बीटेक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। बीटेक आप करके पॉलिटेक्निक लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची हो या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद हो, निरसा हो या के पॉलिटेक्निक हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, मिनिमम बीटेक होना चाहिए। सेकंड है असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे कि बीआईटी सिंधरी हो गया, सीआईटी कॉलेज हो गया, सीआईटी रांची में है ना, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, के इंजीनियरिंग कॉलेज है, आरवीएस है, तो इस टाइप के जो भी कॉलेज है वहां पे आप कम से कम मास्टर्स करके वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा है अगर आपको एनआईटीज, आईआईटीज ये सब में आपको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको मिनिमम पीएचडी करना होगा, ठीक है। एमटेक करके आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पीएचडी करके भी ये ज्वाइन कर सकते हैं, ये इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे आप चाहो तो बीटेक के बाद एमटेक करके भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जब बीटेक होगा तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो, ठीक है। ये कुछ नाम है जैसे CSIR, बार्क, DRDO, BIS, इसरो, जिसमें आप इसरो को जान रहे होंगे, ठीक है। बार्क पता होगा, DRDO पता होगा आपको। जो CSIR है, CSIR मतलब इसमें बहुत सारे लैब्स होते हैं। CSIR एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर बहुत सारे लैब होते हैं, ठीक है। इन डिटेल आपको जानना हो तो गूगल कर ले CSIR, तो आपको वहां से ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। BIS जिसको पता नहीं है वो उनको बताना चाहूंगा, BIS एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जितना भी आप IS कोड पढ़ते हो ना, IS 456, IS 800, RCC स्टील, ये BIS ही सारे रिलीज करता है उस चीज को, ठीक है। और रिसर्च डेवलपमेंट का एक और है, जो लोग एकेडमिक ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है या जो भी है असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो रिसर्च वर्क कर सकते हैं साथ में, ठीक है। तो आप लोग के लिए इसमें ज्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। आप लोग के लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सारे एरिया को कवर करता है, बिल्डिंग हो, रोड हो, डैम हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, एयरपोर्ट हो, टनल हो, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती है। इरिगेशन है, इरिगेशन पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मनरेगा वाला जो जॉब कोई बता रहा था मुझे, जितना भी चीज है ये कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में आता है, ठीक है। और ये क्या है, मेजर एरिया ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। इसमें क्या है कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहीं पे मैक्सिमम लोगों को नौकरी भी मिलती है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसका सबसे मेन मोटो होता है नौकरी, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये एरिया में ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं है, ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये भेदभाव नहीं करती है, ऐसे ही है ये सारे लोगों को नौकरी देती है, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, हायर डिग्री हो, सारे लोगों को जॉब देती है, ठीक है। और ये आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। बहुत लोगों को होता है कि नहीं हमको स्टेट गवर्नमेंट में ही करना है, तो आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट में स्कोप है। जो बोलते नहीं हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, PSUs, प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी आप जाओगे तो यही वाला काम आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिजाइन, डिटेलिंग, सिमुलेशन, ड्राफ्टिंग। इसके बारे में भी आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी मिनिमम डिग्री हो, मतलब बीटेक हो या मास्टर्स हो, तो आप इसमें अपना क्या बोलते हैं वो फ्यूचर बना सकते हैं। क्योंकि इसके लिए थोड़े बहुत पढ़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके यहाँ काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इसमें ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन यही बताना चाहूंगा जो डिजाइन है, डिजाइन वो हम लोग बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं या स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग कोई बिल्डिंग बनाए, वहां उसमें हम सोचो सिर्फ कंक्रीट से बिल्डिंग को बना देंगे, उसमें रिइंफोर्समेंट नहीं डालेंगे, तो क्या वो बिल्डिंग टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो गिर जाएगा। अब आप लोगों को सर ने बताया होगा, आप लोग पढ़े होंगे आरसीसी में, टेंशन और कंप्रेशन। कंक्रीट कैन रेसिस्ट कंप्रेशन बट कैन नॉट रेसिस्ट टेंशन, और वीकर इन टेंशन, ठीक है। तो वो वाली कंसेप्ट को अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिइंफोर्समेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बाकी डिटेल आप लोग को पता होगा,
क्यों रिइंफोर्समेंट डालना होता है, कैसे बिल्डिंग खड़ी रहती है, ठीक है। इसका बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें से कुछ स्टेड प्रो के बारे में थोड़ा बहुत कुछ कुछ लोगों ने सुना होगा, ईटैब, सैप, ये सब के बारे में आप लोग को ज्यादा आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेड प्रो में आप लोग को समझ में आता है कि बिल्डिंग डिजाइन होता है, ठीक है। और जो ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर है वो आपको ऑटोकैड सबको पता होगा, मैक्सिमम लोग ऑटोकैड के बारे में जानते होंगे, ठीक है। बाकी और भी इसी टाइप का सॉफ्टवेयर जैसे रेविट है, स्केचअप है, ठीक है, और भी सॉफ्टवेयर इसमें आते हैं, इसका कोई काउंट नहीं है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये आप लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन जनरली दो सॉफ्टवेयर है कि यहाँ ऑटोकैड और यहाँ स्टैड प्रो, दो लोगों को पता होती है। और ऑटोकैड के बारे में थोड़ा सीखना चाहिए लोगों को, खास करके डिप्लोमा वाले को। डिप्लोमा वाले को इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी प्लानिंग वगैरह उन लोग को बनाने दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑटोकैड आप लोग कोशिश करो कि अगर कहीं से सीख सकते हो तो सीख लो, वो काफी आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। और इसमें सिमुलेशन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर है, अबेकस, एंसिस, एटेना, इस टाइप का बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, यहाँ ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप डिजाइन ड्राफ्टिंग में इतना ही जानो, एक स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर होता है जो डिजाइन के लिए काम आता है, ऑटोकैड होता है जो ड्राफ्टिंग या प्लान बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। स्टार्टअप के बारे में तो अभी आप लोग के पास स्कोप नहीं है, ये मैं प्रेजेंटेशन में दिखाने के लिए सिर्फ बता दिया कि आप लोग स्टार्टअप भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। सेकंड, आपके पास पैसे होने चाहिए, ऐसे आप कोई भी स्टार्टअप नहीं कर सकते। थर्ड क्या है, आपको प्लान करने का तरीका पता होना चाहिए, कौन सा काम कब करना है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ नंबर, कि आप जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे आप कंपटीशन कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। क्योंकि जो सबसे कम में करके देगा किसी काम को, उसे ही टेंडर मिलती है, ठीक है। तो आप उसे compete कर पाते हो या नहीं, इसलिए अभी डिप्लोमा लेवल में स्टार्टअप के बारे में सोचना सही नहीं है। आप इसके लिए बीटेक करो, मास्टर्स करो, उसके बाद सोचो, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेशन, लोन सैंक्शनिंग एंड अदर एरिया जो है, इसमें ज्यादा डिटेल भी बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक दो इंस्टीट्यूट है, जैसे आप जब भी कॉस्ट एस्टिमेशन, लोन सैंक्शन की बात करोगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है उसमें कवर होता है, लेकिन एनएफबीसी ये कहता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे नाबार्ड हो गया। हुडको के बारे में आप लोगों को पता होगा, हुडको भी एनबीसीसी टाइप का ही है, लेकिन वो एनबीसीसी टाइप का नहीं है क्योंकि उसका फंक्शनिंग अलग है। ये क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है सिर्फ। ये क्या प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो एनबीसीसी है वो क्या करती है, वो कंस्ट्रक्शन करती है, तो दोनों सेक्टर अलग है। सेबी के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। नाबार्ड के बारे में भी ऐसा ही कुछ है। नाबार्ड कुछ लोग जानते होंगे, ये ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ भी सिविल इंजीनियरिंग का जरूरत पड़ता है, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि जब लोन सैंक्शन की बात होती है तो उसके लिए उसको चेक करना पड़ता है बैंक को कि जो हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसका जो डिटेल दिया है कस्टमर, वो सही है या नहीं। मतलब कि अगर वो चाहे तो 200 रुपया भी दे सकता है लोन में, 500 रुपया भी दे सकता है, 5 लाख भी दे सकता है, लेकिन उसका डिटेल मिलना चाहिए ना, आप खर्च कहाँ कर रहे हो, ठीक है। और अदर एरिया में डिफेंस है, और जो कि सेकेंड पार्ट आजकल के टाइम में ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करो। अगर आप बीटेक हो तो डिप्लोमा को पढ़ा सकते हो, अब मास्टर्स पीएचडी करके रखे हो तो कॉलेज में पढ़ा सकते हो, प्राइवेट कॉलेज में, या अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। जैसे यहाँ पे है ना आईईएस मास्टर, मेड इजी, एस इंस्टीट्यूट, ये सब जो है ना, ये सब क्या करते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, कोचिंग खोल के रखे हुए हैं जो कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ स्कोप, कहाँ कहाँ आप लोग को जॉब मिल सकती है। और अब मैं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहा हूँ, लिस्ट ऑफ कंपनी। ये आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये है लिस्ट ऑफ कंपनीज जिसमें कि आपको ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके मैं बता रहा हूँ। यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी डिप्लोमा लेवल पे जनरली कोई वैकेंसी नहीं निकालती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, डिग्री, मतलब बीटेक करनी पड़ेगी। डिग्री का सेंस होता है बीटेक, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग ध्यान दें, डिग्री का मतलब होता है बीटेक।
जनरली अगर कोई बोलता है कि आप डिग्री कर ली, उसका मतलब बीटेक कर लिया, ठीक है। तो यूपीएससी में जनरली हम क्या देखते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम लेती है, जिसके बाद उन्हें बहुत डिफरेंट प्लेस पे पोस्टिंग मिलता है, ठीक है। चाहे वो वाटर हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, या फिर और भी बीआरओ हो, एमईएस हो, ठीक है। आप लोग के लिए है एसएससी जेई डिप्लोमा लेवल पे। कुछ लोग जो कुछ डिप्लोमा के लोग हैं वो ये भी बोलते हैं कि एसएससी जेई जो है उन लोग के लिए यूपीएससी है, और यूपीएससी सही में है। आज के डेट में अगर एसएससी जेई को हम लोग कंपेयर करें तो वो सही में यूपीएससी लेवल का है। जो डिप्लोमा लेवल के लोग हैं वो अब यूपीएससी बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि जब 2013, 14 और 15 का टाइम था, उस टाइम इसमें वैकेंसी आती थी एसएससी जेई में सिविल इंजीनियर की कम से कम 1000, मोर देन 1000 होती थी वैकेंसी एसएससी जेई की, ठीक है। और उसमें जो बड़े कॉलेज के लोग हैं, एनआईटी, आईआईटी और भी अच्छे अच्छे कॉलेज के जो भी लड़के हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। बट आज के डेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैकेंसी हो गई है आज बिलो 500, 250, 300 इस टाइप से वैकेंसी हो गई सिविल इंजीनियर की। और इसमें सारे कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो आईआईटी के हो, एनआईटी के हो, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे बीआईटी सिंदरी के हो या आपके डिप्लोमा के हो। अब एसएससी जेई में सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको अब समझ में आनी चाहिए कि इसमें कंपटीशन कितना है, ठीक है। तो इसके कंपटीशन को समझने के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये जॉब आपको क्रैक करना है एसएससी जेई आज के डेट में, तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि हम में क्या अलग है दूसरों से, ठीक है, जो इसको हम जॉब को ले सके। मैं आपको एक दो टिप्स बताऊंगा, इंटरव्यू टिप्स, जो आपके काम आ सकती है, ठीक है। ऐसे अब डिप्लोमा लेवल पे ज्यादा इंटरव्यू होती नहीं है, लेकिन अभी एक दो इंटरव्यू किसी किसी का मुझे सुनने में आया था। मेरे कुछ स्टूडेंट थे, वो मुझे पूछ रहे थे कि कैसे वो compete करना है, तो मैं कुछ इसके बारे में टिप्स दूंगा, इंटरव्यू कैसे अटेंड करनी होती है, ठीक है। स्टेट लेवल जॉब आपको पता ही होगा, झारखंड जेई हो गया, बिहार जेई हो गया, बिहार पावर हो गया, वाटर रिसोर्स में निकलता है, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में जाते होंगे तो आपके सीनियर वहीं से आपको बताते होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट में ये जॉब निकलती है, ठीक है। पीएससी जो है, इसमें मैं स्लैश करके पीएससी लिखा हूँ, ये बीटेक के लिए है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, सारे जेपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान पीएससी, यूपी पीएससी, ठीक है, ये बीटेक लेवल पे असिस्टेंट इंजीनियर को रिक्रूट करती है। जितने भी स्टेट है सारे का अपना अलग अलग पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां से वो स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट की वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है। रेलवे तो आपको पता होगा कि रेलवे में भी जेई की काफी पोस्ट निकलती है, और भी अभी तो एक पोस्ट हुआ करता था सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ठीक है, लेकिन अभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट को हटा दिया गया है। अभी सिर्फ वो लोग जेई का रिक्रूटमेंट करते हैं, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। मेट्रो रेल जो है वो भी इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि सारे सिटीज में अपना एक मेट्रो ओपन करने का होड़ मचा हुआ है, ठीक है। चाहे वो पटना मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, महाराष्ट्र मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, तेलंगाना का मेट्रो, कोई भी मेट्रो आप ले लीजिए, ठीक है। तो अभी ये होड़ मचा हुआ है कि मेट्रो अपने सिटी में ओपन करना है, ठीक है। डीडी आपको पता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, एनबीसीसी आपको पता ही होगा, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, डीआरडीओ, इसरो, बार, ये सब बहुत सारी कंपनीज है। अभी मैं टोटल 30 के बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, मैं इसमें से बता रहा हूँ कि आपके लिए कहाँ सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है, जेई लेवल की वैकेंसी सबसे ज्यादा कहाँ पे निकलती है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप लिखते जाओ, ठीक है। फर्स्ट एसएससी, एसएससी पे आपको ध्यान देना है, आपका टारगेट जेई लेवल पे क्या होना चाहिए, एसएससी जेई, ठीक है। सेकंड स्टेट लेवल का जो जेई होता है, इसमें काफी वैकेंसी होती है और इसमें बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि अभी मोर देन 25 स्टेट है ना, तो उसमें क्या होता है कि सारे लोग अपने अपने अलग अलग निकालते हैं, उसमें भी डिपार्टमेंट है, पावर में अलग निकाल रहे हैं वैकेंसी, जेई के लिए अलग, और भी जैसे वाटर का अलग निकाल रहे हैं, बिल्डिंग का अलग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप पॉइंट नोट करो, फर्स्ट एसएससी जेई, सेकंड
स्टेट गवर्नमेंट में आपको ट्राई करनी है। थर्ड रेलवे बहुत वैकेंसी निकालती है, ठीक है। फोर्थ मेट्रो पे भी आपको ध्यान देना है, ये काफी जेई की वैकेंसी निकालती है, ठीक है। फिफ्थ में आप ध्यान दीजिए DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पर ईयर लगभग कुछ ना कुछ वैकेंसी निकाल ही देती है, ऐसा कोई सर्टेन नहीं है बट निकालती है, अच्छी खासी वैकेंसी ये निकालती है, ठीक है। इसके बाद आप NBCC ले लीजिए, NBCC भी जेई की काफी वैकेंसी निकालती है, ठीक है। DRDO में वैकेंसी कम होते हैं लेकिन ये ऑन रेगुलर बेसिस पे निकाल ही देती है, ठीक है। तो DRDO में भी आपको ध्यान देना है लेकिन इससे वैकेंसी कम होती है। इसरो आपके लिए नहीं है, इसे बीटेक चाहिए। बार्क भी ऐसे ही है, ठीक है। कोल इंडिया जेई की वैकेंसी निकालती है। BCCL तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि BCCL काफी वैकेंसी निकालती है और ये झारखंड में ज्यादातर पोस्टिंग भी देती है, ठीक है। तो BCCL आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। DFCCIL जो है, DFCCIL में भी काफी जेई की वैकेंसी निकलती है, तो आपको यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। NHAI आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बीटेक लेवल पे ज्यादा निकालती है, ठीक है। AI एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी जेई की, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। ONGC, BPCL, HPCL, GAIL, PGCIL, ये जो चार है इसमें बीटेक लेवल है, आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। PGCIL डिप्लोमा लेवल पे कुछ वैकेंसी निकालती है, तो आप ये टिक कर लो, आपको PGCIL में भी ध्यान देना है। EIL जेई की निकालती है, ठीक है। इरकोन भी निकालती है। नालको है, नालको ये नहीं निकालती जनरली ज्यादातर डिप्लोमा के लिए, तो ये डिग्री के लिए आप लोग मत ध्यान दो इस पे। वेबकोस कुछ जेई की पोस्ट निकालती है लेकिन यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इसे आप अपने लिस्ट में सबसे लास्ट में रखिए इसको, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जेई की अच्छी खासी वैकेंसी निकालती है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये एक स्टेट में काफी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। जैसे अभी हम लोग सिर्फ यहाँ की बात करें झारखंड की, तो रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेनली है, ठीक है। लेकिन और भी स्टेट में क्या होते हैं, बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, वो जेई की अच्छी खासी वैकेंसी ऑन रेगुलर बेसिस पे निकालती रहती है, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है। रेलवे विकास निगम लिमिटेड RVNL, इसमें AE वगैरह की ज्यादा पोस्ट होती है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैकॉन में भी ऐसे ही है बीटेक के लिए। DVC दिल्ली क्या बोलते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है, इसमें भी ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है। NTPC में भी आपके लिए उतना स्कोप नहीं है। सेल में क्या है, सेल अच्छी खासी जेई की वैकेंसी निकालती है लेकिन वो दूसरे ब्रांच के लिए निकालती है, मैकेनिकल वगैरह के लिए ज्यादा निकालती है, सिविल के लिए भी निकालती है लेकिन कम निकालती है, ठीक है। तो ये आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है जहां पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अपना प्रेजेंटेशन को क्लोज करता हूं। आपके आगे की जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आप आगे जब कंप्लीट करो अपना डिप्लोमा का कोर्स, तो आप सबसे पहला जो ध्यान है उस पे किस पे ध्यान देना है कि जो डिप्लोमा टू डिग्री का जो एग्जाम होता है, ठीक है, जो डिप्लोमा टू डिग्री का एग्जाम होता है वो आप उस पे सबसे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अभी आप मेरे प्रेजेंटेशन से इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि डिग्री के बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसी है और डिप्लोमा के बेसिस पे बहुत कम वैकेंसी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप डिप्लोमा टू डिग्री करते हो तो आपके पास तीन बहुत बहुत बड़ा बड़ा फायदा है। फर्स्ट, कि आपको डिग्री मिलेगा, ठीक है, बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास 3 ईयर का टाइम होगा, ठीक है। 3 ईयर तक आपके घर वाले नहीं पूछेंगे कि आपका जॉब लगा या नहीं, आप उस चीज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो, ठीक है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमा से आगे का जो नॉलेज है वो भी आप पढ़ते जाओगे साथ में, ठीक है। तो कोई वैकेंसी क्रैक करने के लिए वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मेरे बैच में डिप्लोमा के 10 लड़के एंट्री लिए, और जब बीटेक कंप्लीट हुआ उन लोगों का, तो उसमें से सिर्फ एक का ऐसा हुआ जिसका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा। उसका कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, ठीक है, वो कुछ रीजन की वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया।
नहीं तो आउट ऑफ 10 9 की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी विद इन 3 ईयर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना कि। और दूसरी बात, अगर आपका यहाँ डिप्लोमा टू डिग्री नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आप बैठ के आराम से पेशेंस से तैयारी करो, आपके लिए भी काफी जॉब है और आप भी अच्छी जगह जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपना प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल। एक मिनट सर, आप थोड़ा एक सेकंड के लिए रह जाइए। डियर पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों का कोई भी अगर सवाल है तो अपना हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे और आप अपना सवाल पूछेंगे। प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। रोशन कुमार सिंह, इन्होंने हैंड रेज किया है। ऋषभ, इनको अनम्यूट कीजिए। हेलो रोशन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर ये डिप्लोमा टू डिग्री जो करते हैं ना सर, तो इसमें टोटल कितना रहता है सर एक कॉलेज में? ऐसे तो बीआईटी सिंदरी ही है गवर्नमेंट के लिए। एक्चुअली 10% सीट होती है। ठीक है, कोई भी आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ 10% सीट होती है। इससे अगर 100 बच्चे की एंट्री हुई है बीटेक से तो आपके लिए 10 सीट होगा। अगर किसी में 50 है तो उसमें 5 होगा, किसी में 200 है तो वहाँ 20 होगा। ठीक है, और कोई डाउट? यस सर, थैंक यू। विद्यासागर को अनम्यूट कीजिए तो। ओके सर। हेलो विद्यासागर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा क्वेश्चन था सर कि जो आप बोले पीएचडी के बारे में सर, कि हाँ पीएचडी ऐसे 3 साल का होता है लेकिन बढ़ के 5 साल हो सकता है, तो मतलब वो हम लोग के कमी से होगा या मतलब सेशन लेट होता है? सेशन लेट नहीं होता है पीएचडी में। वो आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो वो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में ही 3 साल 4 साल लग जाती है। ठीक है, 5 साल भी लग जाती है, किसी का 6 साल लग जाती है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको आउटपुट शो करना पड़ता है। जो आपने काम किया उसके बेसिस पे आपको कुछ आउटपुट दिखाना पड़ता है, उसकी वजह से उतना टाइम लग जाता है। ठीक है, मतलब चाहे हम लोग तो उसको 3 साल में कंप्लीट कर सकते 3 साल में आप कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऑन एवरेज में बताए 5 साल लगती है। किसी का 6 साल भी लगता है, किसी का 3 साल भी लगता है, किसी का 4 साल भी लग जाता है। हैं। थैंक यू सर। हरिषभ देव पांडे, इनको अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो। हाँ हरिषभ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर मेरा क्वेश्चन ये था कि स्टेट लेवल पे जो निकलता है तो सर वो जेएसएससी जो है, जेएसएससी जेई एग्जाम जो है वो मतलब हम लोग दे सकते हैं सर? हाँ, जेएसएससी जो एग्जाम है ना वो +2 लेवल पे निकालती है। ठीक है, और जेएसएससी जेई की भी वैकेंसी निकालती है। ठीक है, जो जेएसएससी जूनियर इंजीनियर है वो सिविल, स्पेसिफिकली सिविल के लिए निकालती है, और जेएसएससी +2 लेवल पे नॉन टेक्निकल वैकेंसी भी निकालती है। ठीक है, तो उसमें भी उसको आप दे सकते हो, इसमें एक बार आप चेक कर लेना। लेकिन चूंकि यहाँ मैं ज्यादा टेक्निकल बातें कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा नॉन टेक्निकल बातें यहाँ करना सही नहीं समझूंगा। उसे आप देख लेना वो वैकेंसी में +2 के बगल में डिप्लोमा वगैरह लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, लेकिन आपका जो डिग्री है ऑन द बेसिस ऑफ इसको भी इक्विवेलेंट टू +2 माना जाता है। 12 जो हम लोग करते हैं ना और जो डिप्लोमा करते हैं उसको दोनों को इक्विवेलेंट माना जाता है। तो जो +2 वाली जितनी भी वैकेंसी है वो आप लोग भर सकते हो इसे। लेकिन एक बार इस बात को एक बार आप कंफर्म कर लेना, जो उनका नोटिफिकेशन आता है उनके हिसाब से एक बार आप कंफर्म कर लेना। ओके सर। सर एक और था। हाँ बोलो। सर मतलब डिग्री जब करते हैं तो वो असिस्टेंट इंजीनियर उसको कहते हैं कि कोई मतलब कुछ और करना पड़ता है तो असिस्टेंट इंजीनियर कहलाता है? नहीं, जैसे अगर आप डिग्री करके आप कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन में आप जाओगे, ठीक है, जैसा कि मैं बताया झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो इसमें जब आप एग्जाम क्रैक करोगे, ये 3-4 स्टेज में एग्जाम होती है। ठीक है, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ये आप जब सब क्रैक करोगे फिर आप जब ज्वाइन करोगे तो आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो होगा आपका असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, ओके सर।
सर मतलब बहुत सारा देखे सर, मतलब 12 का होता है, कुछ कुछ देखे थे वैकेंसी उसमें, मतलब हम लोग नहीं दे सकते थे, ऐसा कुछ था एक। वो मैं बताया ना, वो आपको देखना पड़ेगा कौन अलाउ कर रहा है आपको, कौन अलाउ नहीं कर रहा है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। मुस्कान को अनम्यूट कर दीजिए, GWP गुम का। और किसी को सवाल होगा प्लीज हैंड रेज करें, मैं एक एक करके अनम्यूट करता जाऊंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे पूछना था, क्या आप जेई के बारे में कुछ बता सकते हैं? किसके बारे में? हाउ कैन वी फिल फॉर्म ऑफ जेई जूनियर इंजीनियरिंग? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं आप। सर प्लीज कुछ बताइए, डिप्लोमा के बाद क्या हम उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? कुछ कुछ जो फॉर्म होता है जो फाइनल ईयर में होता है वो अपियरिंग अलाउ करते हैं, या फाइनल ईयर में हो जब तक आपकी जॉब लगेगी तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग अलाउ नहीं करते हैं, बोलते नहीं आप जब फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। तो वो फॉर्म पे डिपेंड करता है कि वो जो नोटिफिकेशन निकाली है स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी, वो आपको अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। सर उसमें मतलब जॉब किस तरह के होते हैं, या क्वालिफिकेशन परसेंटेज क्या चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। जनरली 60% होते हैं, मगर कोई भी अगर आपको लिखा हुआ है कि डिप्लोमा के बेसिस पे अगर आपको कोई जॉब मिल रही है, ठीक है, तो जनरली इसमें 60% होता है। कोई भी फॉर्म कोई 75% मांगते हैं, बट ओवरऑल 60% से ज्यादा कोई नहीं बोलते हैं, जहां तक मुझे लगता है 60% इनफ है, फर्स्ट क्लास वो लोग चाहते हैं, ठीक है। सर डिप्लोमा के लिए जो मतलब फाइनल सर्टिफिकेट होता है वो क्या फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट तक का ऐड किया जाता है, या सिर्फ 6 सेमेस्टर का होता है? एक्चुअली वो आपका जो डिप्लोमा का जो टोटल परसेंटेज बनता है, जहां तक मुझे आइडिया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद और निरसा से मेरे पुराने कुछ स्टूडेंट हैं, उन लोग से मुझे पता चला है कि जो आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर की जो रिजल्ट होती है, जैसे अगर आप 5th सेमेस्टर में 80 मार्क्स लाए, ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर मतलब 6th सेमेस्टर में आपका 60 मार्क्स है, तो दोनों को जोड़ के बाय 2 करके आपका परसेंटेज निकाल लिया जाएगा। जैसे अगर आपका 80 + 60 है तो आपका कितना हो गया क्यूमुलेटिव परसेंटेज, बताओ। 140 बाय 2 करो, 70 तो आपका 70% मार्क्स बनेगा। तो ये आपका जो भी डिप्लोमा का होता है वो जनरली 5th और 6th सेमेस्टर का जो आपका मार्क्स होता है उसके बेसिस पे वो लोग परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। उसके पहले का कोई ये नहीं रहता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का? नहीं, पहले तो यही सिस्टम थी कि वो 5th और 6th को ऐड करके क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालते थे। और बाकी अभी का क्या सिस्टम है ये आप सर से पूछ लो या आपके सीनियर से पूछ लो, लेकिन जहां तक मुझे पता है, पहले जो भी मेरे साथ स्टूडेंट थे उन लोग के से मुझे पता चला है कि ऐसे ही होता है, 5th और 6th का क्यूमुलेटिव करके वो परसेंटेज निकालते हैं। बाकी आपके भी सीनियर होंगे ना 5th सेम या 6th सेम में, तो उन लोग को आइडिया होगा कि अभी कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। और कोई क्वेश्चन है आपका? थैंक यू। अब आप कांति कुमारी को ऑन कर दीजिए, तो अनम्यूट कर दीजिए। ऋषभ, कांति इज ऑनलाइन सर। कांति, हेलो। हाँ यस आप सर से क्वेश्चन करें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गर्ल्स लोग को, जैसे कोई हम लोग डिप्लोमा कर रहे तो गर्ल्स लोग को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना होता है सर, इससे उन लोग को प्रोटेक्शन क्या क्या किया जाता है? गर्ल्स लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। बाहर में लेकिन कुछ तो प्रोटेक्शन वगैरह किया जाता होगा ना गवर्नमेंट की वजह से, या फिर? नहीं, आपका क्वेश्चन सही है, बट एक्चुअली जब आप कहीं पे भी जाओगे, जैसे एसएससी के थ्रू आप जाओगे, ठीक है, तो मेरी फ्रेंड लोग है जो एसएससी में गई हुई है, लड़की है, ठीक है, तो क्या होता है जनरली आपको उसी टाइप का जॉब दिया जाता है इसमें आप ज्यादा साइट में इन्वॉल्व ना हो। जैसे कि आपको ऑफिस जॉब दे दिया जाएगा, प्लानिंग में दे दिया जाएगा, ठीक है, टेंडरिंग में आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है।
तो आपको ऐसा ही जॉब दिया जाएगा कि आपको साइट ज्यादा जाना ना पड़े। तो बीच बीच में अगर एक दो बार आप सीनियर के साथ जाते भी हो तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन वही प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ पे आ जाती है कि आप कहीं पे रहोगे तो आपको अकेले रहना पड़ेगा, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, आपको अलग रूम लेना पड़ेगा, आपको बिल्कुल अकेले मेंटेन करना सीखना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। लेकिन एज सच साइट पे थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए होती है ना, क्योंकि साइट पे बहुत सारा काम ऑल द टाइम चलता है। साइट पे 24 आवर काम चलता है और वहाँ जो काम करने वाले मेन होते हैं वो लेबर होते हैं। तो अब लेबर को तो हम डेकोरम क्या है काम करने का ये तो नहीं सिखा सकते है ना। तो सर लेबर को गर्ल्स लोग को जब साइट पे भेजा जाता है उन लोग को कौन कौन सा काम करना पड़ता है, तो क्या क्या दिया जाता है काम करने के लिए देखो, साइट सबसे बड़ा बात है जब आप एज ए इंजीनियर बने हो, आप इंजीनियर जब बन चुके हो आइदर डिप्लोमा हो या डिग्री, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करवाना है, ठीक है। आपको जितना भी काम है, जैसे कंक्रीटिंग साइट पे हो रहा है, ठीक है, अगर जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं ना ढलाई, ढलाई अगर हो रहा है तो आपको देखना है कि कंक्रीटिंग सही कर रहा है, पानी सही मिलाया है नहीं। ऐसा तो नहीं कंक्रीट लाके साइड पे रख दिया 2-3 घंटा ऐसे ही छोड़ दिया है, कंक्रीट वो सेटल होने लगेगा ना। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। वहां लोग कैसे काम कर रहे हैं, सेफ्टी सेफ्टी वो लोग जैसे सेफ्टी शू पहनना चाहिए, उन्हें हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। तो ये सब वो लोग अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे जो रिइंफोर्समेंट वो लोग उसमें डाल रहे हैं वो सही डाले या नहीं डाले हैं। ऐसा तो नहीं कि जंग लगा हुआ वो जो सरिया है उसे डाल दिए हैं। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है होती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका बिलिंग करना, ठीक है। बिलिंग करने का मतलब है कि आप साइट पे जो भी काम हो रहा है ना उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने पड़ेंगे ना। तो कॉन्ट्रैक्टर अगर जितना कंक्रीटिंग किया उसी का पैसा ले रहा है या वो ज्यादा लिख के ले आया है, ये सब आपको चेक करनी है, ठीक है। तो ये आपका साइट का ऑफिस जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या क्या दिया जाता है गर्ल्स लोग के लिए? ऑफिस जॉब में क्या होता है, जैसे कहीं भी टेंडर निकलता है ना, तो टेंडर में क्या होता है उसमें अच्छे से बताया जाता है कि जो टेंडर निकला हुआ है आपका, ठीक है, टेंडर जो निकला हुआ है उसमें आप बोले कि हमको 100 रुपया में कोई काम करवाना है, ठीक है। तो जो उसमें जो पार्टिसिपेंट होंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे उस टेंडर पे, कोई बोलेगा नहीं 100 रुपीज का काम हम क्या करेंगे आपको 95 रुपीज में कर देंगे, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं हम 90 रुपीज में ही कर देंगे। तो आप किसको टेंडर दीजिएगा? 90 रुपीज वाला। 90 रुपीज वाले को, ठीक है। तो वो जो टेंडर होता है वो बहुत स्पेसिफिकली बनाना पड़ता है कि वो जो टेंडर है वो उसमें क्या क्या कॉन्ट्रैक्टर को काम करना है, ठीक है। और टेंडर का और भी प्रोसेस होता है, तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें आपको काम करना पड़ सकता है। फिर आपको प्लानिंग में डाल दिया जाएगा। प्लानिंग में बहुत सारा काम है। प्लानिंग में जैसे आइदर वो बिल्डिंग शेड्यूल में चल रहा है या नहीं, या फिर ये लेट लेट चल रहा है, 2 साल का बिल्डिंग है 3 साल 4 साल हो गया कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो वो आपको डिस्कस करना है जो साइट में बैठा हुआ है कि ये क्यों दिक्कत हो रहा है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण इतना लेट हो रहा है। तो ये तो मैं एक प्रोजेक्ट बैठा बताया, ठीक है। आप अगर हेड ऑफिस में बैठे रहोगे तो इस टाइप को आपको 30-40 प्रोजेक्ट आपके टीम को दे दिया जाएगा, तो आपको सबको फॉलो अप करना है और उसके साथ जो प्रॉब्लम हो आपको सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। और भी चीजें हैं जो हेड ऑफिस। लेकिन जो जूनियर इंजीनियर के लिए होता है मतलब मिनिमम सैलरी कितना होता है गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी के बारे में आप ज्यादा डिटेल में मत जानो, क्योंकि इसलिए अभी सैलरी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी सैलरी आपका पर्पस नहीं है, ठीक है। आपको जॉब लेना आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी मैं ऑन एवरेज बता दूं कि आपकी जो सैलरी होगी 30,000 प्लस ही होगी ऑन एवरेज। ज्यादा भी हो सकती है, मतलब ऑन अराउंड 30,000 में एक एवरेज बोला, ठीक है। ओके सर। Any more question करते? नो सर, थैंक यू सर। वेलकम। अर्चना को कर दीजिए तो ऋषभ। गुड इवनिंग सर।
सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जैसे फॉर एसएससी जेई हम आपकी आवाज कट के आ रही है, ठीक है बताओ। सर आवाज आ रही है? हाँ बोलो बोलो। सर फॉर एसएससी जेई जो भी हम लोग का कोर ब्रांच पेपर का एग्जामिनेशन होता है 100 मार्क्स का, कोर ब्रांच के लिए हम लोग किस सेमेस्टर का ब्रांच पेपर पे ज्यादा फोकस करें कि हम लोग का एसएससी जेई क्लियर हो? आप अपने क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करें, क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपर आ नहीं रही है, कट कट के आ रही है। एक बार फिर से आप रिपीट करें क्वेश्चन को। ओके सर। सर फॉर एसएससी जेई जो भी ब्रांच पेपर का एग्जामिनेशन होता है 100 मार्क्स का, तो उसके लिए हम लोग कौन से सेमेस्टर का ब्रांच पेपर पे ज्यादा फोकस करें, कौन से किस टॉपिक पर ज्यादा स्ट्रेस दे कि हम लोगों का क्लियर हो जाए एसएससी जेई? इस बारे में अभी मैं बताने लगूंगा तो उसमें काफी टाइम लग जाएगी, लेकिन इन शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ कि एसएससी जेई जो होती है वो 200 मार्क्स की होती है, ठीक है। इसमें 100 मार्क्स जो होता है नॉन टेक्निकल होता है और 100 मार्क्स टेक्निकल होता है, ठीक है। तो जो नॉन टेक्निकल पेपर है वो आप तो अपने से देख सकते हो, उसमें क्या है, ये शायद उसमें जीके होती है, ठीक है। उसमें शायद कुछ मैथ का क्वेश्चन होता है, कुछ इंग्लिश का शायद नहीं होता है, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इंग्लिश का शायद नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आता है नॉन टेक्निकल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जो टेक्निकल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अगर आप कंक्रीट अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, कंक्रीट अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो आपको काफी क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। लेकिन कंक्रीट बोलने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ उसमें कंक्रीट आता है। कंक्रीट आपको समझने के लिए पूरा स्ट्रक्चर आना चाहिए, पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आना चाहिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आरसीसी पूरा आना चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट को कवर करता है। कंक्रीट बोलने का मतलब होता है कि 4 सब्जेक्ट को कवर करेगा, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ाई करो तो आप लिंक करके पढ़ाई करो, ठीक है। और मैं अभी सारे स्टूडेंट के मैं एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आप जो भी अभी तो सारे लोग आई थिंक डिप्लोमा ही कर रहे हो, कोई फाइनल ईयर में होंगे, कोई उससे पहले होंगे, ठीक है, 5th से 4th सेम में होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अभी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। पहले आप डिसाइड करो कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। क्या नहीं करना है इसका सेंस ये है कि अगर आपको कोई बोल दे कि आप 10th कर लिए, अब आपको आर्ट्स और कॉमर्स नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या आंसर करोगे? अगर आपको आर्ट्स और कॉमर्स नहीं पढ़ना है तो आप क्या पढ़ोगे फिर? तो मैसेज में बताइए। अगर आपको आर्ट्स और कॉमर्स बोल दे कि नहीं पढ़ना है तो आप क्या पढ़ोगे? ठीक है, कुछ लोग साइंस बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें हम थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं एग्जांपल के लिए, अगर आपको बोल दे कि आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों नहीं पढ़ना है तो आप क्या पढ़ोगे? आप कोई आंसर करो इस बारे में कि आपको बोल दे कि 10th के बाद आपको आर्ट्स में नहीं पढ़ना है, साइंस में नहीं पढ़ना है, कॉमर्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ ऑप्शन आ रहा है डिप्लोमा कर लेंगे, ठीक है, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर करना है कि क्या नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, अभी आप लोग सारे लोग डिप्लोमा में हो, तो अभी पहले आप लोग डिसाइड करो इस चीज को क्या नहीं करना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ बीटेक, ठीक है, आप लोग डिसाइड करो बीटेक करना है या नहीं करना है। बीटेक नहीं करना है, कुछ लोग अगर सोच लिए कि बीटेक नहीं करना है तो फिर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। क्या ऑप्शन बचता है? आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अगर दूसरा हम ऑप्शन को ऑन करें, ठीक है, कि हमको सिर्फ प्रिपरेशन करना है, बीटेक नहीं करना है, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि बीटेक नहीं करना है तो कंपटीशन का तैयारी करना है। अगर कंपटीशन का तैयारी नहीं करना है तो क्या करना है? बीटेक करना है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या नहीं करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा करना क्या है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। रिया कौर को कर दीजिए। ऋषभ, रिया कौर का क्वेश्चन ऑन कीजिए। ऋषभ, हाँ, हेलो, रिया कौर इज देयर सर।
हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जूनियर इंजीनियरिंग जो जॉब्स होते हैं सर, गवर्नमेंट जॉब, वो अधिकतर हाँ। बीटेक के स्टूडेंट ले जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं बीटेक के स्टूडेंट। तो ठीक अधिकतर है। जो जॉब होते हैं बीटेक के स्टूडेंट, जो अगर हम चाहें, अगर मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ डिप्लोमा ही करना है, बीटेक नहीं करना है, हाँ। तो मेरा प्रिपरेशन किस टाइप का होना, मतलब किस तरह से मैं अपना प्रिपरेशन करूँ कि मेरे 1 ईयर के अंदर मेरा जॉब निकल जाए? क्योंकि बीटेक के स्टूडेंट कुछ आगे ज्यादा पढ़े रहते हैं, तो उनके पास नॉलेज ज्यादा होता है और ज्यादा ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो जाता है उनको स्टडी के साथ साथ, तो उनके पास जॉब का नहीं, अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहता है। जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगा, ये बात भी सही है। ये बहुत सारे ऐसे भी जॉब हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा को अलाउ किया जाता है, बीटेक को अलाउ ही नहीं किया जाता है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो आपका मेरा ये आंसर है कि आप उस वैकेंसी को फाइंड आउट करो कि जो जो सिर्फ डिप्लोमा के लिए हो। दूसरा, आप ये ट्राई करो कि कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो 1 वैकेंसी की हो या 10 वैकेंसी की हो या 100 वैकेंसी की हो, आपको सबके लिए ट्राई करना है। ठीक है। अब दूसरा, अब ये है इम्पोर्टेंट कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप फॉर्म भरते जाओ, एग्जाम देते जाओ, फॉर्म भरते जाओ, एग्जाम देते जाओ। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है तो आप बीटेक के साथ भी फाइट कर सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी जॉब नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आज के डेट में 100 स्टूडेंट में सिर्फ 1 को जॉब मिलने वाला है। ठीक है। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। अगर थोड़ा और बढ़ा दे तो 5% ले लो, 5% से ज्यादा उम्मीद रखना बेवकूफी है। ठीक है। 100 में 5 बच्चे को नौकरी मिलेगी, तो 100 में 5 बच्चे को अगर नौकरी मिलेगी तो वो 5 बच्चे कौन होंगे? 5 बच्चे वो होंगे जिनके पास नॉलेज होगी। ठीक है। दूसरा, जो थोड़ा अलग होंगे दूसरे से अलग होने का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कैसे आप दूसरों से अलग हो सकते हो। आप अपना पढ़ने का तरीका चेंज करो, फर्स्ट बात। सेकंड क्या हो सकता है, आप इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका चेंज करो। ठीक है। आप उस टाइप के ग्रुप में रहो जो लोग ज्यादा फोकस्ड है, पढ़ रहे या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस टाइप के लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करो जो फोकस्ड है, करना क्या है उन्हें पता है। अगर आपको पता है ना कि करना क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। अगर ये आप डिसाइड कर ले तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारी खुल जाती है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हो, आज के डेट में डिप्लोमा लेवल पे ज्यादा इंटरव्यू नहीं है, फिर भी अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो और जो सिंपल कोई आंसर करता है, ठीक है, और आप जो आंसर करते हो उसमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो आपको अलग वो ट्रीट करेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपके पास कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, कि जो XUY/BD वगैरह पता होगा आप लोगों को, XUY/D या STY/BD, ये सब पढ़ा होगा कंक्रीट में, आप लोग ने पढ़ा होगा। रिस्पॉन्स कीजिए। क्यों, कोई अनम्यूट नहीं है क्या? अभी नहीं। जो क्वेश्चन कर रहे थे वो कहाँ गए? हाँ, रिया कौर को म्यूट कर दिया उन्होंने। हेलो रिया। हाँ, आ गई। यस सर। ठीक है। हाँ, जवाब दीजिए सर, आपसे बात कर रहे हैं। नहीं अनम्यूट हो गया था। ओके, कोई बात नहीं। हेलो, कोई बात। यस सर, बोलिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर आप कोई इंटरव्यू देने गए हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रिइंफोर्समेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो हम लोग वाटर यूज करते हैं, जो कंक्रीट में वाटर यूज करते हैं ना कंक्रीट करने के लिए, वो कैसा होना चाहिए, उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो आप इस बारे में क्या बताओगे, कैसा वाटर यूज करना चाहिए? आप मुझे आंसर करो इस चीज के लिए। कैसा वाटर यूज करना चाहिए? हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे में एग्जांपल के लिए बोला, उसमें क्या होता है, पोर्टेबल वाटर यूज करना चाहिए। ठीक है, पोर्टेबल वाटर मतलब जो कि हम लोग जो पानी पीने के लिए यूज करते हैं, नॉर्मल पानी, वो यूज करना चाहिए। ठीक है, अब उसके और डिटेल में अगर जाते हैं तो पीएच उसका 6.5 to 7.5 होना चाहिए। ठीक है, अब और डिटेल में अगर जाएंगे तो हार्डनेस का लिमिट होता है, उसका सस्पेंडेड सॉलिड कितना होना चाहिए उसका लिमिट होता है, डिसॉल्व सॉलिड कितना होना चाहिए उसका लिमिट होता है।
अब हार्डनेस अगर वो पानी कंक्रीट के लिए यूज कर रहे हैं कितना, और अगर एसी के लिए यूज कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो आंसर्स है, ठीक है, ये हुआ एक तरीका आंसर करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है आंसर करने का, इसको स्मार्ट तरीका बोलते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कंक्रीट में जो पानी यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, तो स्मार्ट तरीका क्या है इसका आंसर करने का, कि सर वाटर हम लोग एज पर IS 456 यूज करेंगे। ठीक है, इससे आगे बोलना ही नहीं है आपको। एज पर IS कोड 456 2000 के अकॉर्डिंग जो वाटर का जरूरत है उसको यूज करेंगे। अगर उसके बारे में वो डिटेल पूछता है, ठीक है, तो आपको देना है कि पोर्टेबल वाटर यूज करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं बताया अभी पोर्टेबल वाटर किसको बोलते हैं, आपको पूछ दे आपसे नॉर्मल वाटर या पोर्टेबल वाटर किसे बोलते हैं, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्म केमिस्ट्री का आ जाता है, इसमें बहुत सारा टर्म इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, बहुत सारा पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो आपको नहीं पता है कि पोर्टेबल वाटर जनरली किसे कहते हैं, नॉर्मल वाटर किसे बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग लिख रहे हैं यूज फॉर ड्रिंकिंग। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो 500 हार्डनेस का तो पी सकता है, नहीं पिएगा। अब मान के लो हार्डनेस उसका 100 है तो वो यूज कर लिए, ठीक है, लेकिन अब सोचो कि बहुत जगह ऐसा कंक्रीट है कि एक जो पैरामीटर है उसको कम करके यूज कर रहे हैं, वो भी गलत है। ठीक है, तो आपको मेरा ये एग्जांपल से ये समझाने का मतलब था कि आपको आंसर जो भी देना है वो स्मार्टली आंसर देना है। आपका जो भी आंसर होगा स्मार्ट आंसर होना चाहिए। अब जैसे आप जैसे उन्हें बोल दोगे ना IS 456 के अकॉर्डिंग हम वाटर यूज करेंगे, तो उन्हें ये चीज समझ में आ जाएगी कि आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आपका जो इम्पैक्ट होगा वो अलग लेवल का होगा ऐसे। और दूसरा चीज, कभी भी आप कुछ भी बोलो तो उसमें IS कोड को जरूर इंक्लूड करो। मैं बहुत सारा इंटरव्यू दिया हूँ, मैं एक चीज फील किया हूँ कि जो IS कोड अगर आप इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है। ठीक है, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे अगर आपको सैंड से रिलेटेड कोई सवाल पूछे कि आप जो सैंड कंक्रीट के लिए यूज करते हो वो किस जोन का में लाई करना चाहिए। अभी यहाँ मैं जोन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को जोन के बारे में आइडिया नहीं होगा। जो सैंड होता है फाइन एग्रीगेट जिसे आप लोग बोलते हो, वो 4 जोन में होता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। ठीक है, इसमें क्या होता है फाइननेस के हिसाब से डिफाइन किया हुआ है, जो जितना फाइन है वो जोन 1 में आएगा, फिर वो जोन 4 की ओर बढ़ता चला जाएगा। ऐसे मतलब ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आपको को पूछे कि जो कंक्रीट है उसमें किस जोन का फाइन एग्रीगेट यूज करना चाहिए, तो उसमें है जोन 2 या जोन 3 जनरली यूज करते हैं। ठीक है, अब उसको इसी चीज को आप बोलोगे कि सर IS 383 के अकॉर्डिंग हम उसका जोन डिसाइड करेंगे सैंड का। ठीक है, तो वो सैंड का जोन डिसाइड करने से क्या फायदा हुआ, आपको कोड बोलने से क्या फायदा हुआ, उनको समझ में आ गया कि आपने IS 383 का कोड जो है पढ़ा है। फिर आपसे जो पूछेगा आप टेस्टिंग कैसे करोगे, टेस्टिंग कैसे करोगे, तो आप बोलोगे कि सर मैं IS 2386 के अकॉर्डिंग टेस्ट करूंगी। ठीक है, जो सैंड है मेरे पास वो IS 2386 के अकॉर्डिंग टेस्ट करूंगे। तो उन्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको ये भी पता है कि आप टेस्टिंग कैसे करोगे। जब आप कोड बोल चुके हैं IS कोड, तो उन्हें पता होगा कि आप जब कोड बोल रहे हैं तो आपने पढ़ा भी है। ठीक है, तो ये वो मान के चलते हैं। चलिए, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? यस सर, ये खुशबू कुमारी को कर दीजिए तो। हेलो खुशबू। हेलो हेलो, गुड इवनिंग शो। हाँ, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम झारखंड स्टेट से हम डिप्लोमा का मतलब डिग्री लिए हैं, तो अदर स्टेट में कोई स्टेट लेवल पे जो जॉब निकलता है वैकेंसी, उसको फॉर्म मतलब अप्लाई करते हैं, तो उसमें हर एक स्टेट में हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्टेट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप डिप्लोमा का डिग्री कहीं से भी लिए हो तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपका डिग्री डिप्लोमा का जो डिग्री है वो वैलिड है, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब जिसका कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग उसका छूट मिलेगा? नहीं, वो सिर्फ झारखंड में मिलेगा छूट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसमें छूट मिलेगा।
अगर कोई स्टेट है, जैसे यूपी अगर कोई जेई लेवल पे वैकेंसी निकाली है, तो यूपी स्टेट का जो है, पार्टिकुलर यूपी स्टेट का जो है, ठीक है, उनके लिए वो कुछ रिजर्व रखते कोटा, ठीक है, उसमें वो लोग SC ST करेंगे, OBC करेंगे, जनरल करेंगे, ठीक है। आप यूपी स्टेट का कोई जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी अप्लाई करनी होगी। आपको रिजर्वेशन 2 प्लेस पे मिलेगा, आइदर आप झारखंड में मिलेगा आपको रिजर्वेशन, या सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है खुशबू? चंदन कुमार शर्मा। नो सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चंदन कुमार शर्मा को कर दीजिए। ओके सर। सर 2-3 कैंडिडेट हैं सर। हेलो चंदन। चंदन आई थिंक चंदन इज अनअवेलेबल, तो आप शालू कुमारी को कर दीजिए। गुड इवनिंग सर। आ गया चंदन। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या डिप्लोमा होल्डर के लिए सर डिफेंस लाइन में कोई स्कोप है? डिप्लोमा लेवल पे डिफेंस लाइन में इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। हो सकता है प्लस 2 में जो एनडीए निकालती है ना, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो टीजीसी होता है, टेक्निकल ग्रेजुएट ट्रेनिंग करके होता है, टीजीटी वगैरह, जो इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स निकालती है, जो इंडियन आर्मी वैकेंसी होती है, वो जनरली वो बीटेक लेवल पे लेती है। सर डिप्लोमा होल्डर के लिए जैसे नेवी में XY ग्रुप का कुछ आता है, टेक्निकल स्टूडेंट और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, तो हो सकता है टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे वो लोग लेते हो, आपको रिक्रूट करते हो, इसके बारे में आप देख लीजिए, गूगल थोड़ा कर लीजिए, मुझे ज्यादा पता नहीं है। हो सकता है लेती होगी, टेक्नीशियन का जरूरत तो होता ही है, वहां हो सकता है आपकी जरूरत हो डिप्लोमा वाले को, तो आप वो गूगल कर लें, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। शालू कुमारी को कर दीजिए। तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हम लोग को पता है कि फ्रेशर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो ड्यूरिंग डिप्लोमा हम लोग को ऐसा क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग को कम से कम प्रॉब्लम हो? इसका मैं एक ही आंसर करूंगा कि आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट करो और उन्हें उस लेवल में पूछ लो, जो पास आउट में है ना, उनसे आप बात करो, उनसे पूछो कि वो अभी क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कॉलेज में, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वही एक सॉल्यूशन है। आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है वहां पे, चाहे आप एक्सपीरियंस मेरे से लो, अपने सीनियर से लो, या अपने टीचर से लो, ठीक है। तो अगर आपको क्या बोलते हैं, कॉलेज खत्म होने वाली के बाद वाली लाइफ देखनी है, तो आपको तो उन्हीं से कांटेक्ट करनी पड़ेगी। आप सर कैसे स्ट्रगल किए, सीनियर से तो बात होती होगी ना, सीनियर मैम जो होगी उनसे तो बात होती होगी, तो उनसे आप पूछो कि मैम आप भी क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। ऐसा नहीं कि कॉलेज से निकलने के जस्ट बस उनसे पूछ लो तो आंसर नहीं करेगी, लेकिन होता है ना कि का जॉब लग गया तो उनसे बात करो, मैम आपको जॉब लेने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और अभी हम कॉलेज के टाइम में उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे और भी ऑप्शंस है कि आप उसी टाइम में अच्छा से पढ़ाई करो, जो भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि जो बुक पढ़ने का मौका मिलता है ना, वो सिर्फ कॉलेज में मिलता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जब सब लोग मन से बुक पढ़ते हैं ना, वो कॉलेज में ही होता है। तो आप कोशिश करो कि पूरा सेमेस्टर उसी पे फोकस रहो आप, और इन डेप्थ नॉलेज जो है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आप कॉलेज से बाहर जाओ तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कॉलेज में अगर 100 पढ़ाई को अगर 100 मान ले, अगर आप कॉलेज में 50 पढ़े हो तो बाहर निकल के आपको 50 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जॉब का लेवल 100+ में है, ठीक है। 100+ अगर आप पढ़ाई किए हो तो आपको नौकरी मिलेगी। मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर आप 50 कॉलेज में पढ़े हो तो बाहर निकल के आपको 50 पढ़नी पड़ेगी। अगर आप कॉलेज में 70 करके रखे हो तो जैसे आप निकलोगे सिर्फ 30 पढ़नी है, आप जॉब ले लोगे, ठीक है। तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करो जिनका जॉब लग चुका है, ऐसा नहीं कॉलेज से निकले हैं उनसे कांटेक्ट करो, वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो ज्यादा आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियंका को दे दीजिए, प्रियंका कुमारी।
Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, am I audible? हाँ ऑडिबल। Sir, my question is that after diploma हम लोग को गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए कोई कोर्स करना जरूरी है? कोई अच्छा। हेलो हेलो। यस सर। तो कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई करो और नॉलेज गेन करो तो उसी के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी। सर तो किस टाइप से स्टडी करना पड़ेगा? किस टाइप से स्टडी करना पड़ेगा, मैं अभी जस्ट आंसर किया हूँ इस चीज का कि आपको स्टडी के लिए करने के लिए वही है, आप नॉलेज गेन करो। ऐसा नहीं कि आप उस टाइम ही सीधा ऑब्जेक्टिव में जंप कर जाओ। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ जो एक्चुअली इन डेप्थ चीजों को समझते नहीं है, वो सीधा गुप्ता एंड गुप्ता उठा के बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, वो टाइम चला गया। अब वो टाइम था 2013-14, वो उस टाइम तक लोग ऐसा करते थे, गुप्ता एंड गुप्ता को बनाते रहते थे, रट जाते थे, सारा वही क्वेश्चन आता था और वो करके जॉब ले लेते थे। लेकिन अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, तो टाइम के साथ आपको भी चेंज होना बहुत जरूरी है। तो आपको अच्छे से नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो आप बुक पढ़ो, अच्छे बुक जो है वो पढ़ो। ठीक है, और सीधा गुप्ता एंड गुप्ता ऑब्जेक्टिव पे जंप करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप जब पढ़ लो तो फिर उन्हें बनाओ। ठीक है। ओके सर, आप इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटी बताएं, उसमें डिप्लोमा के लिए परफेक्ट जॉब मतलब कौन सा हो सकता है? उसमें तो मैं मार्क भी करवाया था उस टाइम, आप शायद ध्यान नहीं दिए थे क्या? सर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बताया, तो उसमें हम लोग को क्या काम प्रोवाइड किया जाएगा? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट नहीं, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस बोल रहे हैं ना? हाँ, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस जो था उसके बारे में बोल रहा था। तो उसके बारे में अभी इस क्वेश्चन को आप थोड़ा गूगल कर लीजिए, आपको गूगल में मिल जाएगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है और भी स्टूडेंट हो सकता है वे होंगे। इसको मैं आंसर करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा इस बारे में कर लीजिए मैम। ये सारी चीजें मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। आपने सर बताई है, मतलब आपने कंपनीज का भी नाम बताया कि डिप्लोमा वाले क्या, एक लिस्ट था पीपीटी में, आपने शायद मिस किया है, एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट। थैंक यू। शिवानंद मोदी, उनको रीनेम कीजिए। शिवानंद मोदी। यस सर, गुड इवनिंग सर। पूछिए सर से सवाल। सर क्या D2D के थ्रू हम NIT या IIT कॉलेज में भी एंट्री ले सकते हैं? शायद नहीं, मेरे हिसाब से वहाँ पे शायद होती नहीं है, शायद ये स्टेट गवर्नमेंट में ही होती है शायद से। एक बार आप कंफर्म कर लेना इस चीज को, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में ही ऑप्शन है। ओके, कैलाश महतो को कर दीजिए, बस 2-3 है सर। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। कैलाश महतो को कर दीजिए प्लीज। ऋषभ, और जो सवाल का जवाब दे दिया है सर, उस सवाल को फिर रिपीट न करें, मतलब तब दूसरे बच्चों को नया क्वेश्चन जो आपको पता लगे। और सर अगर किसी को जवाब दे रहे हैं वो आपसे रेलिवेंट है तो आप सुनिए, उस सवाल को फिर से पूछिए नहीं। प्लीज अनम्यूट करें ऋषभ। शिवानंद मोदी को अनम्यूट करें। ऋषभ, हेलो, अनम्यूट करो। हेलो शिवानंद, हाँ शिवानंद, आस्क Yes, योर sir. क्वेश्चन। अब अपना क्वेश्चन पूछिए। हो गया सर, पूछ लिए थे। अच्छा, थैंक यू। कैलाश महतो को कर दीजिए तब। ओके सर। हेलो कैलाश, हेलो कैलाश, कैलाश, रिवर्ट। आवाज आ रही? हेलो
हेलो विकास। हेलो। अब दूसरे हाँ हेलो। पूछिए। जी सर, आई एम हियर सर। आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ विकास बोलिए। हेलो हेलो। हेलो। जी सर, सुनाई दे रही है सर मेरी आवाज सर? हाँ बोलिए। बताइए। बोल रहे सर, मेरी 2-3 क्वेश्चन थी सर बिल्डिंग से रिलेटेड। जैसे सर कि रिटर्निंग वॉल देना जरूरी होता है क्या सर बिल्डिंग बनाते समय सर? रिटेनिंग वॉल कहाँ की बात कर रहे हैं आप? सर जैसे सर बिल्डिंग बनाते हैं सर वो तो अगर रिटर्निंग वॉल बेसमेंट देते है, हैं सर ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। बेसमेंट में तो रिटेनिंग वॉल ही देते हैं जी ना। सर। अगर आप बेसमेंट जी बना रहे हो तो सर। वहाँ रिटेनिंग वॉल देंगे। जो फील्डिंग होती है वो भी एक तरह से रिटेनिंग वॉल ही होती है। जो फाउंडेशन से प्लिंथ से लेवल होती है ना, फाउंडेशन टू प्लिंथ जी लेवल, सर। फाउंडेशन टू प्लिंथ लेवल भी एक तरह जी से वो सर। रिटेनिंग वॉल ही होता है ना, लेकिन वो अंदर उसमें फिलिंग कर देते हैं। यस ठीक सर। है, अब बेस्ट एग्जांपल बेसमेंट समझ लीजिए। बेसमेंट जो होती है ना, ओके सर। वो रिटेनिंग वॉल ही हुई ना। जी सर। बाहर से सॉइल है और उसको एक वॉल रेसिस्ट कर रही है, वो रिटेनिंग वॉल हो गई। जी सर। और सर सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये था कि सर मैं डिजाइनिंग करता हूँ सर सिविल इंजीनियर में, तो सर न्यू न्यू कॉन्सेप्ट नहीं आ पाता सर, तो वो कैसे क्रिएट करें सर? क्या न्यू कॉन्सेप्ट? जैसे आप किस पे कौन सा मतलब सॉफ्टवेयर कि यूज सर करते हैं? स्केचअप और ऑटोकैड सर। स्केचअप और ऑटोकैड। जी सर। ये एक्चुअली डिजाइन का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर है। अब डिजाइन और ड्राफ्टिंग में मैं अभी डिफरेंस बताया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। नहीं सर, मैं पहले SketchUp ड्राफ्टिंग करता हूँ सर, उसके बाद मैं खुद से ही डिजाइन करता हूँ सर, इंटीरियर और एक्सटीरियर सर। नहीं मतलब किसमें, कौन सा सॉफ्टवेयर बताइए ना, कौन सा सॉफ्टवेयर में आप इसके डिजाइन करते हैं? स्केचअप में सर। वो जो, फिर मैं वही बता रहा हूँ ना, जो ऑटोकैड है, स्केचअप है, रेविट है, ये डिजाइन सॉफ्टवेयर है ही नहीं। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है आप प्लान बना सकते हो, उसमें शो कर सकते हो कि 2 रूम है। स्केचअप में जनरली 3D आप बना सकते हो। ठीक है, 2 रूम है, 2 फ्लोर है, या बाथरूम है, टॉयलेट है, किचन है, पूजा रूम है। ठीक है, तो ये वाले जो आप सॉफ्टवेयर बोल रहे हो ना, इसमें आप रिइंफोर्समेंट डिटेल चेक नहीं कर सकते हो आप। सर रिइंफोर्समेंट के लिए मैं अलग सॉफ्टवेयर, मतलब सर मैं डिजाइनिंग रिइंफोर्समेंट डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा सर, मैं यहाँ बिल्डिंग डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ। जो एलिवेशन बनाते हैं सर हम लोग सर, तो उसमें न्यू न्यू इसको ड्राफ्टिंग क्रिएटिव बोलते कैसे हैं। लाएं सर, वो पूछे सर। जी सर। इसमें क्या बोल रहे हो बताओ? मतलब कि सर जैसे कि सर मैं कोई डिजाइन कर रहा हूँ सर मैं क्रिएटिव आइडिया कहाँ से ला सकती, कैसे करना है कैसे नहीं करना है? अब ये तो आप वीडियोस देख लीजिए, यूट्यूब में वीडियो है, बहुत सारा फोटोज है, लेकिन एज अ सिविल इंजीनियर आपका ड्राफ्टिंग का काम ही नहीं है। सर फिर भी सर इंजीनियर का ऑफिस काम खोल के ड्राफ्टिंग रखे हैं होता तो ही नहीं है, वो आर्किटेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जी सर। अभी इन चीजों पे ध्यान न देके आप ऑटोकैड का अच्छे से बेसिक्स सीख लीजिए कि प्लान कैसे बनाते हैं, और अभी आप सर वो अच्छे से आता अपने है सर मुझे सर। ठीक है, तो आप भी पढ़ाई कीजिए। आप कौन से ईयर में हो अभी? फाइनल ईयर सर। डिप्लोमा ना? यस सर। ठीक है, आपको ऑटोकैड आता है, अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ाई करो, आप कोर्स डिटेल में ज्यादा ध्यान दो। अभी जो ऑटोकैड तो आप सीख गए, ठीक है, यस सर। सिर्फ ऑटोकैड से तो बिल्डिंग आप खड़ा ऑटोकैड नहीं कर सकते हैं। नहीं सिर्फ सर। ऑटोकैड से बिल्डिंग्स खड़ा तो नहीं कर सकते हैं ना। नहीं तो आप जो सर मेरे सब्जेक्ट सर। नॉलेज है ना वो गेन करो, जैसे जियोटेक हो गया, आरसीसी हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये सब जो नॉलेज है ना वो आप जी गेन सर। करो। टेक्निकल की पढ़ाई ज्यादा करो। जैसे आप टेक्निकल की पढ़ाई करोगे तो उसके हिसाब से आपका माइंड डेवलप होगा, और उसके बाद खुद आइडिया आएगा कि हम कहाँ क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ऑटोकैड में भी वो दिमाग आएगा कि कहाँ पे हम रूम बना सकते हैं, कहाँ सांप डाल के लिफ्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस जी सर। सब्जेक्ट की पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ऑटोकैड का नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जॉब के लिए ऑटोकैड का नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट में जा यस रहे सर। हैं तो ये टेक्निकल स्किल में ऑलरेडी आप अपने टेक्निकल स्किल में इस चीज को ऐड कर चुके हैं, तो अभी के डेट में इसकी जरूरत अभी नहीं है। आप बेसिक सीख चुके हैं, तो आप कोर्स पे ज्यादा ध्यान दो, टेक्निकल पे। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके।
नीता सिंह को कर दीजिए तो। नीता सिंह को कर दीजिए। हेलो नीता। हेलो, नीता गुड सिंह, आप इवनिंग क्वेश्चन सर। पूछें। गुड इवनिंग। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन था एसएससी जे या फिर स्टेट जे एग्जाम कितना अटेम्प्ट तक हम लोग दे सकते हैं? इसमें एसएससी जेईई में यस सर। एसएससी जेईई में अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं होता है, उसमें एज लिमिट होता है। ठीक है, एज लिमिट होता है तो उसमें एज लिमिट आप देख लीजिए। जनरल का कुछ वैकेंसी 27 ईयर तक अलाउ करती है, उसमें 30 ईयर अलाउ करती है। आपके पास रिजर्वेशन है कुछ ओबीसी एससी एसटी, तो उसमें कुछ एज और बढ़ जाता है। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि उस एज तक आपको तैयारी नहीं करना है। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। ठीक है, आपको कितना, आप 2 साल तैयारी करोगे, 3 साल 4 साल तक करोगे, ठीक है, जो भी है, लेकिन आप मान के चलो अपना टारगेट सेट करो, इतने दिन में मुझे जॉब लेना है। आपके पास लिमिट की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ओके, ओम प्रकाश जी को कर दीजिए तो। हेलो ऋषभ, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, हेलो। अनम्यूट कीजिए अपने आप तीनों को। को ही ऑन कर दो, कैलाश को भी कर दो और लक्ष्मी को भी कर दो और ओम प्रकाश को भी कर दो, तीनों को ही कर दो। वी आर गेटिंग अ हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन था कि अगर आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक ही करना है, लेकिन जैसा कि कंडीशन है झारखंड में 40 या 50 सीट से ज़्यादा सरकारी सीट नहीं है सर, सरकारी कॉलेज में, और प्राइवेट में आपका इतना कैपेसिटी नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सके सर। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए सर? क्या करनी चाहिए? इसके लिए फाइट करनी है आपको। सर, आपको वही 10 सीट, जो 40 सीट है ना, आपको एक सीट चाहिए ना। आपको वही एक सीट को गेन करने के लिए जितना मेहनत हो सके उतना करनी है। सारे चीजों को छोड़ के, जैसे आप फाइनल ईयर में जब पहुंच गए तो सारे चीजों को छोड़ के जरूर पे फोकस कीजिए, आपका उसमें भी हो जाएगा। सर, ये 40 या 50 सीट के अलावा और कोई नहीं सर, मतलब कि और कोई अभी कॉलेज उससे आप आगे सोचो ही मत ना। आप उसी 40 सीट पे फोकस करो, उसी में आपका एक सीट मिल जाएगा आपको। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आगे 100 सीट और भी आपके लिए ऐड कर दे तो कोई फायदा नहीं है। आपको उस 40 सीट में ही मिल जाएगा सीट। अभी से ही क्यों परेशान है? उसके लिए आप तैयारी करो। क्या उसका क्या सिलेबस है, उस सिलेबस को आप देखो। उस सिलेबस में आपका क्या क्या हो चुका है उसको अलग करो, उस सिलेबस में क्या क्या करना है उसे अलग करो। ठीक है, और उसी 40 सीट में अपना जगह बनाओ। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 40 सीट बहुत होता है। लोग एक एक वैकेंसी में नौकरी ले लेते हैं, यहाँ तो फिर भी 40 सीट है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका 40 सीट में हो जाएगा, बस आप फोकस रहो। अगर पूरी मेहनत करने के बाद बाई चांस अगर नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या कर सकते? कि सर नेगेटिव के लिए भी क्या करना चाहिए? यहाँ बाई चांस का कोई बात ही नहीं है, आपका होगा। मैं बता रहा हूँ ना, आपका होगा। क्यों नहीं होगा? आप बताओ आपका क्यों नहीं होगा। आप एक बात बताओ, आपका क्यों नहीं होगा? एक रीजन दो आप मुझे कि आपका नहीं हो जाए, नहीं होगा। आप एक रीजन दो मुझे, आपका क्यों नहीं होगा। आपको मैं 10 रीजन दे सकता हूँ आपका होगा, आप मुझे एक रीजन दो कि आपका क्यों नहीं होगा। सर, आप एवरेज, हम एवरेज स्टूडेंट हैं सर, और हमसे भी तो कितने एवरेज का ही होता है। एवरेज कौन होता है? आप जैसे सुनते हो ना, रिक्शे वाले ने यूपीएससी निकाल लिया, तो वो बिलो एवरेज है। आप तो फिर भी एवरेज हो। आप तो एवरेज हो ना। अपना ग्रुप बनाओ, 4 स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई करो। नहीं, अगर 4 स्टूडेंट के साथ बैठ के पढ़ पा रहे हो तो अकेले पढ़ो। चीजों को स्पेसिफिक करो ना। मैं भी बताया ना आपको, क्या नहीं करना है उसको पहले आप डिसाइड करो, क्या नहीं करना है। शाम को घूमने नहीं जाना है, आप डिसाइड करो शाम को घूमने नहीं जाना है। ठीक है, तो आप सब अपने हिसाब से पहले डिसाइड करो। जब नहीं होगा फिर मैं देखता हूँ कैसे नहीं होगा आपका। होगा आपका, क्यों नहीं होगा? आप उम्मीद अभी छोड़ के मत बैठो। आप दूसरा ऑप्शन बंद करो अपने लिए। आपका जो है ना, आपका तभी होगा जब आप अपना दूसरा ऑप्शन बंद करोगे। कि हमको आप अभी आपका ऑप्शन बीटेक है ना, तो अभी आप ये डिसाइड करो कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना है। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तैयारी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना आपके पास।
देखो स्टूडेंट को लिख रहा मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना है, ठीक है। तो ऐसे ही चीजों पे मतलब आप देख लो क्या नहीं करना है, डिसाइड करो, फिर आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लास्ट कैंडिडेट है सर है हरिषभ देव पांडे, ही इज द लास्ट क्वेश्चन, सर कैलाश हैविंग ए पाटिल। लास्ट क्वेश्चन, और कोई नहीं। हेलो हेलो हेलो। हेलो, आपकी आवाज कट रही है। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। आवाज आ रही है सर? हाँ आप क्वेश्चन पूछिए। अरे आप क्वेश्चन करें। हाँ सर, मेरा ये कहना था कि जो कैंपस सिलेक्शन आता है तो वो मतलब उसका जो एक्सपीरियंस लेना आता है वो अच्छा है या नहीं, उसकी सैलरी रूट या जो भी है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। कैंपस आप मेरे एक चीज लिए डिसाइड करो, जब मैं अगर 5th 6th में जाऊँ। क्या फिर से क्वेश्चन बोलिए, आप क्या बोले? कैंपस सिलेक्शन जो है तो वो आता है तो उसके अनुसार मतलब क्या उसको करना चाहिए या नहीं, उसके जो सैलरी है वो क्या है, उसमें क्या कुछ करना है। इसमें अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप कब तक स्टेबल कर सकते हो खुद को। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका अगर ऐसा आपको लग रहा है कि डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद मेरे नहीं कमाने से मेरा घर खर्च नहीं चल पाएगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो उस केस में आप जॉब ले लो, पहली बात। दूसरा बात, अगर आपको लगता है कि आप सस्टेन कर सकते हो 2 साल 3 साल 4 साल आप सस्टेन कर सकते हो, आपकी फैमिली किसी तरह मेहनत करके घर खर्च चला सकती है, ठीक है, तो आप उस ऑप्शन को ड्रॉप कर दो, ठीक है। और अगर आप कोई कंपनी में जा रहे हो तो आप एक चीज ध्यान दो कि उसका अगर कोई कंपनी में आप जा रहे हो तो उसमें ध्यान दो कंपनी इथिकल होनी चाहिए। इथिकल कहने का मतलब है कि जो अच्छी कंपनी होनी चाहिए। इथिकल अभी आपको ज्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं, अच्छी कंपनी होनी चाहिए जिसका अपना स्टेबिलिटी हो उस कंपनी का, आप वहां पे जाओ तो ज्यादा फायदा होगा। तो सर उसका एक्सपीरियंस कुछ फायदा करेगा ना सर आगे? एक्सपीरियंस आपके उसमें ऐड हो जाएगा, फिर एक्सपीरियंस बेस पे भी नौकरी निकलती है। लेकिन वही मैं बताया कि कंपनी ऐसी कंपनी में जाओ जो थोड़ी अच्छी हो। अब ऐसे भी कोई कंपनी आया उठ के चले गए तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। बाद में प्रॉब्लम क्या क्या होती है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको, आप रांची से कैंपस हुआ आपका, ठीक है, आपको ले जाया गया राजस्थान, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको राजस्थान भेज दिया गया। अब वहां जाने के बाद आपको पता चला कि साइट कंडीशन बिल्कुल खराब है, रहने के लिए ढंग का रूम नहीं है, पैसे पैसे भी ऐसे ही है, अच्छे नहीं दे रहे हैं, तो आपको मतलब वहां फिर आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो बेकार होगा, बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस होगा, वो फायदा नहीं है। तो आप ऐसे कंपनी में जाओ वो जिसका कुछ अपना स्टेबिलिटी हो, ठीक है, जो आपकी केयर करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और कोई है? नो सर, इट इज नाउ ओवर। ठीक है। एंड मैं एट दिस मोमेंट में आपको एक थैंक बोलूंगा सर। ओके ओके। और हमारे बच्चों को आपने मार्गदर्शन दिया, उनको बताया। मैंने आज पूरा सेशन सुना है सर। बच्चों ने बहुत ही प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश, आपने उसको जवाब दिया है जो भी उनका जवाब था, क्वेश्चन था। और मैं समझता हूँ सर कि इट इज जस्ट ए बिगिनिंग। हम आपसे फिर एक टाइम लेंगे सर, क्योंकि ये जैसे हमने अभी जूम के कारण हम लोग 100 बच्चों के ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इट इज टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ ये बात तो तो है। हम चाहेंगे सर कि आप मुझे फिर एक टाइम दें जिसमें हम फिर इस तरह का वेबिनार करें और बच्चों को बताने की कोशिश करें कि सर ये प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन ये है। क्योंकि आपने बहुत ऐसी चीजें बताई हैं जो इनको फायदा देगा। आपने एक लिस्ट दिया जिसमें ये कंपनी में वो काम कर सकते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए सर आपने एक हम लोगों के लिए अपना एक पीपीटी बना के, इंफॉर्मेटिव पीपीटी बनाया। सो दैट्स व्हाई वी थैंक यू सर इन बिहाफ ऑफ our Awake Jharkhand team. We thank you sir, and sir all the best.
ठीक है। ओके चलिए, आप लोगों ने सुना, इसके लिए काफी धन्यवाद आप लोगों का भी। अच्छे से काफी मन लगा के स्टूडेंट लोग भी सुने। ठीक है, तो ये काफी सही होता है जब आपको कोई सुने तो अच्छा है। और सब स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा, इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इंटरव्यू के बारे में बताइए, और भी बहुत सारा नहीं सर, डिटेल के टाइम बारे में भी लोग तो एक पूछ रहे हैं। मैटर है ना लेकिन सर। अब मैं भी देख रहा हूँ टाइम काफी हो चुका है। मैं अपना सेशन को 1 घंटे सोचा था कि हाफ एन आवर लगभग पीपीटी होगी मेरी, हाफ एन आवर क्वेश्चन आंसर राउंड होगी, तो लेकिन यहाँ काफी लंबा हो गया। कोई बात नहीं, चलेगा। इसलिए अब आई थिंक सेशन को ऑफ करना चाहिए। आप जी लोग सर, को जी सर। अच्छे ओके से सर, वी विल पढ़ाई हैव अ कीजिए। सेकंड ठीक सेशन है, और उस वक्त हम लोग फिर से बताएंगे। चलिए, ओके ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। प्रियांशु, जस्ट वेलकम Yeah. सर। Okay, sir. Hello, sir. आदि, Thank you so much, sir. ओके ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। डियर पार्टिसिपेंट, आप लोगों को एक फीडबैक फॉर्म गया होगा। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे